नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लीडरशिप अनफिल्टर्ड विथ रंजीत तिवारी में। दोस्तों आज हमारे साथ सोनी इंडिया के सीएचआरओ संजय भटनागर सर हैं। सर का अगर एचआर जगत में अगर कहीं भी बात होती है तो 2-3 चीज़ें सबसे पहले आता है कि उनकी एथिकल वैल्यू, पारदर्शिता एंड उत्कृष्टता के लिए इस एचआर फर्टिनिटी में इनको एक अलग रूप से देखा जाता है। सर हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इन 3 चीज़ों में मैंने जहाँ तक सर को जानता हूँ और देखा हूँ, इसमें इन चीज़ों में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो आज हम सर से इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सर अब अगर मैं सर की बात करूं तो सोनी में लगभग 3 दशक हो गए हैं सर को, और उसमें जितना भी एचआर, एडमिन आपका हो गया, सेल्स का कुछ पार्ट हो गया, सीएसआर हो गया, जितनी भी पोर्शंस हैं कुछ ना कुछ सर का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, और इंडिया में सोनी को चलाने में सर का सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो आज मैं एचआर के साथ साथ जितने भी चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने आपको एथिकली और उत्कृष्टता और पारदर्शिता जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, उन सब चीज़ों को भी सर से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले जनरेशन और आज के जो भी एचआर लीडर्स हैं उनको भी इन सब चीज़ों में काफ़ी सहयोग मिले और वो अपने करियर को एक नए मुकाम पर लेकर जाएं। क्योंकि जब आपका एक्सपीरियंस अगर 3 दशक का हो जाता है तो उसमें आदमी 1 घंटे के अंदर में अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है, जो आने वाले जनरेशन को सीखने के लिए बहुत कुछ उसमें मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को संजय भटनागर सर से मिलवाता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनकी पूरी जर्नी के बारे में। तो मैं आप लोगों को संजय भटनागर सर से मिलवाता हूँ और मैं एक-एक करके सारी चीज़ें मैं उनकी पूरी जर्नी के बारे में उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर यहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या-क्या चीज़ें रहीं जिनको हम लोग लेकर सर से सीखकर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार Ranjit. Thank you so much, Ranjit. Thanks for your the introduction which you gave about me. Thank you so much. सर बड़ी मेहनत करनी पड़ी सर, आप इतना बिजी रहते हैं और उसमें से टाइम निकाल कर हमें देने के लिए। और जब भी मैं होता है तो आपकी ट्रैवलिंग भी है, क्योंकि एचआर के साथ साथ आपके पास बहुत सारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आपकी ट्रैवलिंग भी हो जाती है। तो किसी तरह से आज टाइम मिला था तो हमने बोला कि नहीं, आज इस अपॉर्चुनिटी को मुझे मिस नहीं करना है और आपके साथ ये हमें करना ही है, ताकि लोगों के सामने ये जितनी भी आपकी जर्नी रही हुई है वो हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छी रही है, ताकि लोगों के पास आए और आने वाले जनरेशन के लोग जो हैं उसको सीखें और कुछ अपने देश के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कर पाएँ। सर मैं कॉर्पोरेट पर तो आऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जब जो आपका बैकग्राउंड रहा है, दिल्ली कैसे आना हुआ, कहाँ से स्कूलिंग, और थोड़ा-सा अगर आप छोटे से में अगर उसको ब्रीफ़ करें तो हम लोगों को जानने का और ज़्यादा मौका मिलेगा आपके बारे में। First of all, thank you so much, Ranjit, because it's an opportunity for me also to sit across and talk to you, because मुझे लगता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस जो आप बोल रहे हैं, मतलब जो भी नई जनरेशन है, आने वाले बच्चे हैं, जिनके लिए भी ये अगर कुछ इंस्पायरिंग हो सकती है, कुछ सीख सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। अलग ही नई जनरेशन का एक अलग ही सोच नज़रिया है, और वो अपने हमें लगता है कि जो हम उस समय थे और आज जो बच्चे आज की डेट में जो आ रहे हैं, जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं या जो जॉब सर्किल में आ रहे हैं, दे आर फार बेटर एंड मोर इंटेलिजेंट देन अस व्हाट वी वर देयर एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट हैविंग सेड दैट, ट्रैवलिंग है, सब कुछ है, बट देन मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है और आपने मेरे लिए वेट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल। तो आई ट्राई टू कवर एंड आई ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंस, माई प्रोफेशनल जर्नी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल जर्नी विद यू इन ब्रीफ। सो टू स्टार्ट विद मेरा आई एम born and brought up in one of the holy city of near to होली गंगेज, जो गंगा जी के साथ किनारे के साथ में हरिद्वार में मेरा जन्म हुआ था और वहीं बड़े हुए, वहीं पढ़ाई करी। तो मेरी स्कूलिंग वहीं की है। और स्कूलिंग करने के बाद फिर मैंने बेसिकली आई वाज ए साइंस स्टूडेंट, तो मैंने एमएससी किया बाद में। वो हरिद्वार से नहीं किया, बाहर आके किया, एमएससी किया। फिर मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी क्लियर किया दिल्ली से। तो वो सब करने के बाद, और मेरा घर का भी, सबका, मेरे पेरेंट्स का वो मानना था कि साइंस स्टूडेंट है, और मेरा अपना भी एप्टीट्यूड साइंस में था। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह सब मेरे सब्जेक्ट्स है। तो वही सब था कि मैं वही इसमें आ जाऊँ। और बट डेस्टिनी होती है, वो आपको कहाँ ले जाती है, आप क्या चाहते हैं और कहाँ जाते हैं। बट यू शुड बी हैप्पी, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर वी आर डूइंग, वी शुड फील प्राउड एंड हैप्पी, बिकॉज वो हमारे एफर्ट्स जो कहाँ में ले जाते हैं, हमें एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है।
आउटकम तो आउटकम है, वो हमारे हाथ में भी नहीं है ना, और उसको अप्रिशिएट करना ही रहता है और करना ही चाहिए। तो स्कूलिंग वहाँ हुई, और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर आके करी। फिर मैंने अपनी HR के अंदर भी मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया, MSW किया मैंने। तो अच्छी एकेडमिक्स थी। हम इस लोग कहते थे कि ब्राइट स्टूडेंट हैं, स्कोर भी हमारे अच्छे आते रहे। तो और अच्छा मोटिवेशन अपने कलीग्स, पीयर ग्रुप्स, जो भी हमारे फ्रेंड सर्किल था, बहुत अच्छा रहा शुरू से ही अब तक। और सब लोग अभी भी, जैसे हमारा एक किसी किसी का वो माइंडसेट होता है, अपब्रिंगिंग। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपसे बोलूँगा अभी क्विकली, विल गो इन डिटेल्स, बट देन पहला जैसे आपने बोला एथिक्स या इंटीग्रिटी और दो फैक्टर्स जो ना, वो सब इनहेरेंट है। वो मेरे पेरेंट्स से आया है, मेरे पास मेरे फादर से आए हैं। मेरे फादर वॉज इन लाइक BHL हरिद्वार, और वो सब लोग उन्हीं को इसीलिए मानते थे बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। उस समय के उन्होंने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ था, इंग्लिश एंड सोशियोलॉजी का, और ही वॉज इन HR ओनली। और HR पॉलिसीज़ और वो सब वो बनाते थे, स्ट्रेटेजी में करते वो सब थे उनका। तो पीपल, उनके उनके टीममेट्स, उनके बॉसेस, दे ऑल वर अप्रिशिएटिंग हिम। और सबसे ज़्यादा अप्रिशिएशन था वाज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, ही वाज द रिजर्वायर ऑफ द नॉलेज, बट देन वो उसकी वजह से तो था ही था। उसके अलावा जो था बेसिक फैक्टर वो था कि जो ही वाज वेरी अपफ्रंट, और वो जो होता था बताते थे, बोलते थे सामने से। तो लोगों को अगर कैंडिड फीडबैक या ओपिनियन चाहिए होती थी तो उनसे बात की जाती थी। तो वही मैंने सोचा, मेरे को लगा कि बहुत बहुत ही वो चीज़ ऐसी है जो मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकूँ, इफ आई कैन बी लाइक हिम। आई स्टार्टेड ट्राइंग, आई हैव बीन ट्राइंग इवन नाउ एज वेल। सो मुझे लगता है वो वाला तो वो ट्रेड्स तो मेरे पास मेरे फादर से हैं। सर वो चीज़ ना हमें लगता है कि ये कॉर्पोरेट नहीं सिखाती है। जो मेरा अपना बाकी जी। बहुत सारे लोगों से मैंने बात भी किया, तो मुझे लगता है कि जो इथिकल जो वैल्यू होती है, चाहे पारदर्शिता की या उत्कृष्टता की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं पेरेंटल ही चीज़ें होती है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड से ही आती हैं सारी चीज़ें। और जिसके अंदर अगर बचपन से चीज़ें आ जाती हैं, वो एक सोसाइटी के लिए भी और कॉर्पोरेट के लिए भी काफ़ी हमें हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा रहता है इन चीज़ों के लिए। सर मैं अब आपको कॉर्पोरेट की तरफ लेकर आता हूँ, जहाँ पर आज के सिनारियो की अगर मैं बात करूँ तो लोग फ्रिक्वेंटली जॉब 2-3 सालों में चेंज कर देते हैं। जो यंग जनरेशन है और ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव कर रहा है। आपने लगभग 3 दशक सोनी के साथ आपने निकाले, क्या ऐसी चीज़ रही जो कि एक कंपनी ने आपको इतने सालों तक बांध कर रखा? और दूसरा इसमें ये है कि लंबी जो निष्ठा होती है, क्या वो लीडर को और ज़्यादा बेहतर बनाती है क्या? Yes, Ranjit, you rightly mentioned. In today's world of frequent job changes, what kept me committed to Sony was for 3 decades now, approximately 3 decades. I've been completing 30 years in Sony now. Was my deep emotional connect and the, what should I say, like love, genuine love with this brand. तो जब हम शुरू में देखते थे, जब मैं दिल्ली आया तो मैं मेरा कैरियर स्टार्ट तो यहाँ से नहीं हुआ था, दिल्ली से। तो जब मैं दिल्ली आया, इससे पहले मैं जिंदल में मैंने काम किया है, जिंदल स्टेप्स लिमिटेड हिसार में काम किया है, और उससे पहले भी मैंने काम किया है अलग। बट जब मैं दिल्ली आया, मैं दिल्ली आना चाहता था बिकॉज मतलब वो क्या कहना चाहिए कि तब भी मेरे अंदर वो घर के अंदर होता ना कि एक फीलिंग थी कि मैं घर के पास में रहूं। तो वो वाली बात थी। तो मैं दिल्ली आया उस समय। तो सोनी जब मैं देखता था कि जब मैं निकलता था इस वाली सोनी के सामने से, बिल्डिंग के सामने से, तो वाइट कलर की सोनी की बिल्डिंग लगती थी। दैट वाज अ पैशन फ्रॉम अर्ली ऑफ माय चाइल्डहुड टाइम। लाइक जब सोनी का टीवी देखते थे, बाहर से लोग जो है लीबिया से या कहीं कोई सऊदी अरेबिया वगैरह ऐसी कंट्रीज से लेके आते थे वहाँ पर, तो हम लोग देखा करते थे वो टीवी सोनी का। वो एक इमेज थी ब्रांड की दिमाग के अंदर। तो वही चीज़ जो है हमें लगा कि इसके अंदर सोनी में तो मुझे आना है। बट आपकी सोच एक होती है और ये एक एफर्ट्स होते हैं, सोच के साथ एफर्ट्स होते हैं, और एफर्ट्स के साथ आउटकम आते हैं, और आउटकम आपके हाथ में नहीं होते। तो सोच अच्छी है, एफर्ट्स वेल डायरेक्टेड है, आउटकम आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वैसा ही हुआ। एक एड पब्लिश हुआ, मैंने अप्लाई किया, प्रोसेस हुआ, कंप्लीट हुआ, और आई गॉट थ्रू इन दिस दैट इंटरव्यू, और मैं सोनी में मैंने ज्वाइन कर लिया। आई ज्वाइन एट ए वेरी जूनियर लेवल दैट पॉइंट इन टाइम, बट देन उसी समय में जब मैंने सोनी ज्वाइन किया तो मैंने उस साल मैंने UGC नेट भी क्लियर किया था, मैंने UPPCS का भी क्लियर किया था। बट आना तो इसी में ही था, आगे सोनी में ही काम करना था। तो मैंने सोनी में फिर काम स्टार्ट किया, और नाउ इट्स ए जर्नी।
लेकिन ऐसी क्या चीज़ रही कि मतलब जैसे आपने तो ज्वाइन तो कर लिया, यस लेकिन ऐसा रहा कि आप इतने सालों तक एक ही कंपनी के साथ आप बंधे रहे, तो कुछ ऐसी चीज़ें क्या रही अंदर से कि कभी छोड़ने का मन नहीं किया? यस जबकि लोग सोचते हैं कि मैं छोड़कर दूसरी अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा तो मेरा सैलरी स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चेंजेज हो जाती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी रही जो कि आपको हमेशा बांध कर रखा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या लोगों को देखिए, बांध कर रखती हैं? सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, थॉट प्रोसेस सबके अलग अलग होते हैं। मेरा अपना है, हाँ, बिल्कुल। नथिंग राइट और रॉन्ग, है ना। जो मेरा है मेरा अपना है, मैं अपना शेयर करता हूँ, है ना। बहुत से लोग उससे एग्री करेंगे, बहुत से लोग डिसएग्री भी करेंगे, बिकॉज उनका अपने माइंड सेट है, बिल्कुल, अपना थॉट प्रोसेस है। बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि जब मैं कहता हूँ कि सोनी इज़ लाइक इज़ एन एक्सटेंडेड फैमिली टू मी, जब मैं बोलता हूँ कि जेन्यून लव विद दिस ब्रांड, ये मैंने अभी यूज़ किया, तो जेन्यून लव का मतलब क्या होता है? मतलब आप ये समझिए कि जब आपको कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करें, सोनी इज़ लाइक फैमिली। तो फैमिली में बंधे रहने के लिए आपको कोई रीज़न नहीं चाहिए होता है कि आपको उसके लिए कि आपको कोई ज़्यादा दे रहा है, कम दे रहा है, आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स या आपके नियरर डियरर जो भी हैं, वो आपके लिए कैसा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, उसको आप कोई वे करते हैं, तब उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो सोनी में जो मेरे साथ जो सोनी में दिया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी, सोनी वी कॉल इट लाइक लर्निंग इंस्टीट्यूशन। हमने सीखा वहाँ पर, हमने प्रैक्टिस किया, ओपन एनवायरनमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस है ना। जो लोग जो कुछ करना चाहते हैं तो उसको करने की अपॉर्चुनिटी है ना। तो दैट टाइप ऑफ फ्रीडम इज देयर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। और अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली हैव टू बी देयर विद द पीपल। जो भी काम करना चाह रहे हैं, यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट। तो वो सब चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिली, लर्निंग हुई, ग्रो किया हमने, साथ में सीखा। And Sony entrusted me with the responsibility of various other functions, not just limited to HR, because that's right. Though I was a science student, switched over to HR field. मैंने MCA के लिए भी अप्लाई किया, उसमें भी मैं क्लियर कर गया था MCA के लिए, बिकॉज मेरा MSc स्टैटिस्टिक्स था। बट मैंने जब HR की फील्ड में आ गया तो सोनी में मैंने शुरू में HR प्रैक्टिस किया, और आज भी HR देख रहा हूँ मैं। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर HR इन सोनी। बट देन एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विद यू, सारा काम तो मेरी टीम करती है। मैं तो उनके लिए एक, मतलब आप समझ लीजिए, आप जैसे कहते हैं मार्गदर्शक हैं या गाइड हैं, है ना। वही है, हम जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारी तो हम अवेलेबल है ना, वो सब बातें। तो टाइम टू टाइम ब्रांड ने, कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को दे हैव शोन ट्रस्ट ऑन मी, माई कैपेबिलिटीज़, माई इंस्टीट्यूशनल लर्निंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट ना, मतलब आप जहाँ काम कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड दैट कम्स विद टाइम, दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। 1-2 साल 4 साल काम करने से आप उस ब्रांड के बारे में, उस बिजनेस के बारे में, उस फंक्शन के बारे में यू कांट नो इन डेप्थ, है ना। यू कांट क्लेम लाइक यू नो बेटर देन अदर्स, और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इज देयर। तो मेरे को मैनेजमेंट ने मेरे को बहुत सारे रोल टाइम टू टाइम बेसिस पर मेरे को दिए करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। एंड थैंकफुली मैंने अपना, आई गेव माई बेस्ट, एंड देन पीपल अप्रिशिएटेड माई कंट्रीब्यूशन। मैनेजमेंट हैज़ बीन अप्रिशिएटिव टू माई द थिंग्स विच आई हैव बीन डूइंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। मेरे पास अभी आज की डेट में अगर आप बात करते हैं तो मैं जो सपोर्ट करता हूँ जिन फंक्शंस को, वन इज ऑफ कोर्स HR के साथ में पार्ट एंड पार्शियल HR इज एडमिन विच कम्स विद लाइक एज ए डिफॉल्ट लाइक एडमिन एंड फैसिलिटीज मैनेजमेंट। बट CSR भी मेरे पास है। मैं और मेरी टीम CSR भी डायरेक्टली देखते हैं सोनी का पूरा। देन वी हैव अदर फंक्शंस एज वेल, फॉर एग्जाम्पल लीगल, टैक्सेशन, इंटरनल ऑडिट, बिजनेस फंक्शंस लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ डिवाइस मार्केटिंग, पहले का बिजनेस जो स्मार्ट चिप बिजनेस है। तो ये सारी चीज़ें क्यों आई? बिकॉज मेरा पास एक्सपीरियंस HR का था, बट ये सब कैसे मिल गया मेरे को? सेल्स मार्केटिंग वाला पोर्टफोलियो कहाँ से मेरे को दे दिया गया? क्यों दे दिया गया मैनेजमेंट सोनी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। वर्ल्ड फेमस ब्रांड, है ना, रिनाउंड नेम और सब कुछ है। तो उसके साथ में उन्होंने मुझे क्यों दिया? वो इसलिए दिया क्योंकि उन्हें मालूम है कि my team interest is not limited to just HR. We go in depth. We know organization business. We know ups and downs and the difficult and adverse situations also which we have handled, which we have faced, and we came out as a winner. So हमने देखा, वो करा हमने, सर मैनेजमेंट ने ट्रस्ट शो किया, इसलिए मैं वो सब दिए। तो हमेशा एक फीलिंग जो है वो आपकी फैमिली वाली हमेशा एक तरह से रही कि जैसे सेंस ऑफ ओनरशिप हमेशा रही आपने उस तरह से, तो वो एक रीजन रहा जो हमेशा सोनी से आपको बांध कर रखा। बिल्कुल। लेकिन बहुत दिन तक रहने से क्या वो जो निष्ठा होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो एक लीडर को बहुत अच्छा बेहतर बनाती है क्या? हमें लग रहा है शायद इसीलिए आपको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं मिली, कि बहुत अच्छा आपने मैनेजमेंट को भी ट्रस्ट आया कि नहीं आप इतने सालों से हैं। यस तो रंजीत, दो चीज़ें हैं। एक आती है आपकी परफॉर्मेंस, है ना, जहाँ पे आप
कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, कहीं भी आप काम करते हैं ना, चाहे आप छोटे किसी सेटअप में काम कर रहे हो, परफॉर्मेंस मैटर्स। आप क्या काम कर रहे हैं, आपको क्या टास्क दी जा रही हैं, आपके क्या KRAs हैं, KPIs डिफाइन किए गए हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के, बिकॉज वही बिजनेस है, ब्रेड एंड बटर वही ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट परफॉर्मेंस इज सिचुएशनल, है ना, बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। कई बार आप बहुत अच्छे मूड में, बहुत अच्छा से आपके पास सब कुछ रेडी है, सब कुछ आप कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट इज गुड, कंडीसिव टू दियर इनिशिएटिव एफर्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आप अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं, आप बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है, बट मार्केट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, नहीं कर पा रहे हैं, बट देन कैपेबिलिटी लाइज इन यू, बिकॉज आपके पास कॉम्पिटेंस तो है। परफॉर्मेंस रिलेटिव होती है ना, टाइम के साथ बदल सकती है, चेंज हो सकती है। बट जब जो दूसरी बात कह रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, निष्ठा जिसको आप कहते हैं, इंटीग्रिटी, है ना, ट्रस्ट। ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट किसी इंडिविजुअल के ऊपर और इंडिविजुअल का ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे बनाने रहने के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत किसी जरूरी है। बिकॉज अगर आपका पास आपने आप फेयर वे में आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं सबके लिए बराबर है, फेयरनेस। आप 3 keywords which I feel like very important, like फेयरनेस, कंसिस्टेंसी, जैसे दूसरी बात है ये कंसिस्टेंसी, जो आपका निरंतरता बनी रहनी चाहिए ना, एंड अपॉर्चुनिटीज जो भी आपको मिल रही है, अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं और एथिकल वैल्यूज़ पे चलते हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीडरशिप के लिए। बिकॉज जिस समय सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं होती है, जिस समय चैलेंजेस ज़्यादा बड़े होते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटिव होती है, वो नहीं काम कर रही होती है, लेकिन उसी समय आपकी जो है, आपका जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, या जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपका जो अटैचमेंट है, लगाव है ना, वो सब तब दिखता है, तब आपकी वैल्यू सिस्टम काम आती है। वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तब वो काम आते हैं कि आप उन सब के ऊपर, वो आपका बेस है ना, वो बेस स्ट्रांग है, तो आप किसी भी सिचुएशन यू कैन ओवरकम विद एनी सिचुएशन। कुछ भी चैलेंज आते हैं, कुछ भी आते हैं, बिकॉज आपको लोग प्यार करते हैं, लोग आपको, इट्स नॉट लाइक यू आर लाइक्ड बाय देम ना, दे लव यू, है ना। तो लाइकिंग तो बहुत हो सकती है, मैं आई एम नॉट, आई कुड बी ए पॉपुलर लीडर, लोग मुझे लाइक करते हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरे को दे डोंट लाइक अप्रिशिएट माई थिंग्स, बिकॉज दे फील लाइक ही इज़ पॉपुलर, ही इज़ लाइक्ड बाई मैनी पीपल, बट देन जहाँ पर इंटीग्रिटी, ट्रस्ट फैक्टर होता है, प्रिवेल करता है, वैल्यू सिस्टम होते हैं। सर, जब आप इतना लव और प्यार लोगों से जब हो जाता है, तो आप CSR भी देखते हैं, एडमिन भी देखते हैं, कुछ सेल्स का पार्ट भी देखते हैं, HR तो आपका है ही कोर फील्ड। जब लोगों की संवेदनशील, मैंने ये सवाल बहुत लोगों से पूछा है, लेकिन वो लोग एक ब्रांच या एक सिर्फ अगर मान लीजिए एडमिन और HR देखते हैं, लेकिन आप कुछ सेल्स भी देख रहे हैं, आप एडमिन भी देख रहे हैं, CSR भी, सब कुछ देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होता है। जो लोगों से रिलेटेड जो संवेदनशील जो मुद्दे होते हैं और जो सख्ती होती है, दोनों के बीच में आप कैसे सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं लोगों के साथ? क्योंकि ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। एक टीम है, चलो ठीक है, वहाँ मैनेज कर लिया, यहाँ तो पूरा एक तरह से आप इंटायर कंपनी ही एक तरह से इंडिविजुअल चला रहे हैं, देख रहे हैं सारा चीज़। तो लोगों की दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे हो पाता है? आप क्या करते हैं, आप कैसे करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन रंजीत। इट्स नॉट विद मी ओनली, ऐसा नहीं है कि संजय भटनागर सोनी में ऐसा कुछ विशेष कर रहे हैं जो और लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं। मेरे जैसे मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जो ये सब प्रैक्टिस करते हैं, है ना। इसीलिए सोनी को हम बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट एथिकल कंपनी, और वो हमारे को अवार्ड भी बहुत मिले हैं, इसलिए ग्लोबल अवार्ड भी, इंडिया के अवार्ड भी मिले हैं हमारे को, है ना। एंड वी कॉल इट इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने पहले बोला। बट उसके साथ में हम जो बोलते हैं, हमारा एंगेजमेंट स्कोर इज़ वेरी 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 हाई, है ना। आप जनरली आप 80s में स्कोर बोलते हैं, तो मेरी अभी एक HR की एक कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर किसी बड़े ब्रांड के एक IT हेड थे, उन्होंने पूछा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, बिकॉज हम AI के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि आप में से कितनी ऑर्गेनाइजेशन, करीब 40 ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें IT हेड थे, CHRO वगैरह भी थे उसमें। तो उन्होंने डिफरेंट कंपनी तो वो एक सेमिनार था उसके अंदर। तो उन्होंने पूछा, जो उसको होस्ट थे, जो लीड कर रहे थे उसको सेटअप को, तो उन्होंने बोला कि जिन लोगों का एंगेजमेंट स्कोर इन कंपनीज का 80s में, आप रेज योर हैंड। तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया, मैंने तो नहीं उठाया। कुछ का था कि जो है 70s में, वो हाथ उठाइए। तो फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोले अरे संजय, आप सोनी में हो, आपका 80s 70s में भी नहीं है। मैंने कहा मेरा 90s में है। तो आपने 90s का नहीं पूछा, इसलिए मैंने 90 में हाथ नहीं उठाया। तो ही वॉज एस्टोनिश्ड, ही सेड कि आपका 90+ है स्कोर। आई सेड यस, 90+ स्कोर एंगेजमेंट, नेशनल स्कोर, नेशनल नॉर्म ऑफ एंगेजमेंट, विच हमारे गलत सर्वे हैं, बहुत सारे सर्वेज हैं, सब HR वाले लोग जानते हैं। जो होते हैं वो 70s में 80s में होते हैं, अलग अलग टाइप के सर्वेज होते हैं। हमारा 90+ है, इज़ लाइक लास्ट 15 ईयर्स। तो आप सोचिए, लास्ट 15, 17, 16 साल से अगर हमारा स्कोर हुआ है, तो देर इज समथिंग विच इज़ डिफाइनिंग फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। वही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप बोल रहे हैं कि लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हैं, तो आप
कैसे लोगों को डिफरेंट फंक्शन हैंडल करते हैं, तो डिफरेंट चैलेंजेस कैसे फेस करते हैं। आई थिंक सब चीज़ों की कोर एक ही है, चाहे वो घर हो, है ना, फैमिली, या फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, या कुछ और हो, कोर एक ही है कि आपकी एम्पैथी, है ना, व्हेन यू आर एम्पैथेटिक टू द कल्चर, एम्पैथेटिक विद द पीपल, जब आप ये शो करते हैं, ये बताते हैं, आपका बिहेवियर दिखाता है कि आप यू कंसर्न फॉर देम, दे आर इम्पोर्टेंट टू यू। आई थिंक लोगों को इट बिकम्स वेरी इजी, यू हैव टू विन देयर हार्ट। एक बार हो गया तो एवरीथिंग इज़ वेरी इजी, लाइक वो फिर काम तो ऑटो मोड में चलता है। मेरी टीम के साथ में, मैं एचआर की टीम या मेरी अपनी डिवीजन की बात नहीं कर रहा, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। मैं किसी से कुछ बात करता हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ, दे लिसन टू मी पेशेंटली, दे लिसन टू मी क्वाइटली, दे लिसन टू मी विद पैशन की कुछ बोलेंगे, कुछ नया बताएंगे, कुछ नया करें, बिकॉज मेरे को आदत है कुछ नया करो हमेशा, हमें ब्रिंग समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट, इनिशिएटिव क्या है, तो मैं वो बात करता हूँ हमेशा। तो एंड एट दिस एज ऑल्सो माई एनर्जी, माई पैशन इज आई थिंक एट पार विद मैनी ऑफ द यंगस्टर्स। तो मैं जब उनसे बात करता हूँ तो मुझे उनको कन्विंस करना पड़ता है, मुझे उनको बताना होता है कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। इवन इफ वी हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वी सिट टुगेदर, वी डिस्कस, and once we deliberate something and we agreed on something, agreed upon something कि ये वाली चीज़ हमें करनी है, then things become very easy, जॉब बड़ा सिंपल हो जाता है। फिर तो आपने करना है, आप करो, मुझसे डायरेक्शन चाहिए, मुझसे सपोर्ट चाहिए, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। वैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारा वैसा कल्चर है सोनी के अंदर, और हम लोग वही करते हैं कि लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, सामने बैठ के बात करते हैं, दे कैन थिंक फ्रीली, दे कैन इम्प्लीमेंट थिंग्स फ्रीली इफ थिंग्स आर एक्सेप्टेड, और इवन इफ देयर इज ए फेलियर्स आर अप्रिशिएटेड भी। हमारे यहाँ कोई ऐसा इतना वो नहीं है कि आप फेल हो गए तो दूसरा प्रोजेक्ट आप लाने के लिए यू आर स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग टू योर सीनियर, ऐसा नहीं है। यू लर्न फ्रॉम दैट फेलियर एंड यू डिक्लेयर इट। केस ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट, कमिटमेंट इज इंपॉर्टेंट, है ना, अकाउंटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू ओ दैट फेलियर एज वेल, है ना। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो मेरा नहीं था, ये तो XYZ ने कर दिया, ऐसा नहीं है। आपने लिया तो आपका है, आप करो। तो हमारा जॉब बहुत एक्चुअली सिंपल है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सर कभी कभी मेरे को लगता है, पता नहीं, मैं आपसे तो खुलकर हमेशा बात करता हूँ, इसलिए मैं शायद पूछना चाहिए या नहीं, पता नहीं, पूछिए, आप लेकिन बात पूछिए। तो मैं ये देखता हूँ कि सर ऐसा तो नहीं होता कि कहीं HR का माइंडसेट जो फेस वैल्यू जो होता है वो दो तरह से होता है, पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ और बैकएंड में कुछ और होता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ, जो तुम करोगे सब कुछ सही करोगे, तुम ही सब कुछ हो, इस तरह से। लेकिन पीठ पीछे लगता है कि नहीं यार ये सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं HR का तो इस तरह से डबल माइंडेड तो नहीं चलता है लीडर्स के दिमाग में कि ग्राउंड लेवल पर कुछ और दिखाते हैं, फ्रंट में कुछ और, बैकएंड में कुछ और चलता रहता है, ऐसा तो नहीं होता है। ये लग रहा है मुझे रंजीत आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है HR के साथ जो आप डील करते हैं। लेकिन देखिए ऐसा है कि मेरा मानना है, मतलब आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस थिंग, बिकॉज अगर आप बोलते हैं लीडर, HR के लीडर का ऐसा होता है, तो मुझे आई डिफाई विद योर ओपिनियन, बिकॉज जो लीडर कहलाने के लिए बोला जा रहा है, जिसको आप लीडर बोलते हैं, लीडरशिप की डेफिनेशन रोल से नहीं आती है, ग्रेड से नहीं आती है, HR के पोर्टफोलियो से नहीं आती है, प्रोफाइल ले लिया आपने HR का, आप लीडर बन गए, ऐसा नहीं होता है ना। सेल्फ डिक्लेयर लीडर होते हैं, HR के तो सारे लीडर हैं। हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम लोग बिजनेस मैनेजर्स को बोलते हैं, बिजनेस लीडर्स को बोलते हैं कि KPI आप सेट करो, लोगों से डिस्कशन आप करो, HR इज एन एनेबलर, विल सपोर्ट यू। तो HR तो वो भी प्रैक्टिस करते हैं, है ना, वो लोग भी HR के एक्सटेंडेड पार्टनर्स ही हैं। तो we practice HR as we are a real sense, in real sense we are the HR strategist या strategist partner in real sense, because मुझे लगता है कि दो फेसेस जो आप बोल रहे हैं HR के हैं होते हैं, आई डोंट डिफर विद योर थॉट्स, बट देन फिर उनके साथ आप नहीं बैठते हैं, आप उन्हीं के साथ बैठते हैं जिनको आप जानते हैं कि इनके फेस एक ही है, अच्छा है बुरा है जो भी है, जैसा भी है ना, ऐसा ही है फेस, आप उन्हीं के साथ बैठते हैं। आप मेरे साथ भी इसीलिए बैठे हैं क्योंकि आपको पता है कि इसका संजय भटनागर का, इनका एक ये वाला ही एक एरिया, ये ऐसे ही चलते हैं, इनका यही टाइप स्टाइल है। तो मेरा वो है, क्योंकि मैं या मेरे जैसे लोग जो हैं जिनमें वी रियली काउंट ऑन इंटीग्रिटी, एथिक्स, वैल्यू सिस्टम्स एंड ऑल, और हमारे लिए कोर इज़ लाइक पीपल फिलोसफी, पीपल मैनेजमेंट, और जो ह्यूमन टच होता है हमारा। हैविंग सेड दैट, हम चूँकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ह्यूमन एंगल वो सब अपनी जगह पर है, बट देन परफॉर्मेंस मैटर्स, है ना। आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विदाउट परफॉर्मेंस डिस्कशन की बात आप नहीं कर सकते आप। तो आपको परफॉर्म करने के लिए भी यू हैव टू बी एजाइल, यू हैव टू बी रेडी टू फेस सिचुएशंस, है ना, जो भी टाइम टू टाइम आती है आपके पास में। आपको टास्क लेनी पड़ेंगे, टारगेट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, आपको मार्केट स्टडी करना पड़ेगा, आपको कॉम्पिटिटर स्टडी करना पड़ेगा। तो जो भी आपका इंटरनल मैकेनिज्म है, एक्सटर्नल मैकेनिज्म है, जिसमें कि आप बिजनेस डोमेन में ऑपरेट करते हैं,
एचआर वाले के लिए या एचआर या कोई भी बिजनेस लीडर हो, कोई भी लीडर हो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ज़्यादातर फंक्शंस की नॉलेज उनको हो, और वो नॉलेज जो है आपको एक समय से स्टार्ट कर देनी चाहिए लेने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ यंगस्टर को जब आप आते हैं तो डोंट लिमिट योर सेल्फ विद एनी पर्टिकुलर डोमेन और डिसिप्लिन। आपने फाइनेंस में ज्वाइन किया तो आप एचआर भी देखो, आपने फाइनेंस में ज्वाइन किया है तो आप जो बिजनेस भी देखो, बिकॉज आप फाइनेंस कैसे सपोर्ट करोगे जब आप बिजनेस के बारे में आपको पता नहीं, आपको स्कीम्स के बारे में पता नहीं, आपको जो है मार्केट का पता नहीं कि आपको कैसे डिलीवर मार्केट से ARAP के ऊपर आपको आइडिया नहीं है, आपको P&L के ऊपर आइडिया नहीं है, कैसे बताओगे आप बिजनेस? मैंने इस पर ना बहुत सारे सवाल पूछे हैं एचआर से Yes. कि आज एचआर सिर्फ कंपनी में सिर्फ कंप्लायंस के लिए नहीं रह गया, जस्ट लाइक एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर भी एचआर को देखा जा रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ देखा है कि आप एचआर एज ए बिजनेस पार्टनर, आप उसको फाइनेंस में भी जैसे आपने बोला सपोर्ट करने के लिए, मार्केटिंग में भी सपोर्ट कर रहे हैं, सेल्स में भी कर रहे हैं। तो आजकल एचआर का हमें लग रहा है कि सिनारियो थोड़ा सा पॉलिसी से निकल कर सारी चीज़ों में शायद आ चुकी हुई है। एचआर समय चेंज हो रहा है, चाहे एचआर हो या कोई भी फंक्शन हो, है ना। नाउ इन द चेंजिंग रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, जिसमें हम AI के बारे में बात कर रहे हैं, डिसीजंस आर टेकन एट ए फास्टर पेस। आप आज सोचते हैं एचआर या कोई भी फ्रेटर्निटी, कोई भी लीडरशिप हो, आप आज सोचते हैं, प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो जो टाइम आप लेते हैं, it's very important for all of these people, like those who are like at the leadership position or even at a junior level also, जो भी काम करते हैं, फंक्शनल लीडर हैं, हेड्स हैं, जो भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पेस पे रखें वो अपनी चीज़ों को ना। स्पीड इज़ इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज आप जब तक सोचते हैं AI आपको सोल्यूशन दे के निकल भी जाता है आपको, एंड पीपल आर दोज हु आर like with the like they are updated, they are tuned with those new this thing like technologies and the systems, जो उनके साथ में अलाइन करके चल रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे, है ना। जो नहीं करके चल रहे हैं वो रह जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को उस लेवल के ऊपर अपने आप को अपडेटेड रखें। जो चीज़ इसी से रिलेटेड मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि एज ए CHRO के नज़रिए से कि इंडियन जो कंपनियां हैं वो ऐसी कौन सी सीक्रेट जो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वो मिस कर रही हैं, जो उनका बोर्ड जो है उसको इग्नोर कर रहा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक CHRO के, ताकि आने वाले समय में जो चीज़ वो मिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मतलब एक चैलेंजेस आने वाला है या उनकी कंपनी के लिए सही नहीं होने वाला, वो क्या चीज़ हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है ना, चाहे सोनी हो या कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, है ना, जिसमें कि आपके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी आती हैं, जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं, जिसमें आपका मार्केट भी आता है, जिसमें फाइनेंशियल्स भी आते हैं, कंट्री के फाइनेंशियल्स भी आते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो भी आते हैं, सोशियो इकोनॉमिकल सिनेरियो भी आते हैं, वो सब आते हैं जो आजकल भी चल रहा है। आपने पता है GST के चेंजेस हुए, ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी का भी, और अदरवाइज़ भी जो चाहे वो अमेरिका की साइड से हो या और बहुत सारी कंट्रीज़ का आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हो, ऑल दीज थिंग्स दे अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बट उसके साथ साथ इंटरनल फैक्टर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है ना, लोग कैसे सोचते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या लीडर्स कैसे सोचते हैं बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। वो चैलेंजेस, दोनों टाइप के चैलेंजेस को सोच के चलना और उनको उनके लिए स्ट्रेटजी बनाना, और उनके लिए विदाउट शेकिंग, है ना, ये कि आज ऐसा हो गया कि रिसेशन आ गया तो आप जो है यू गॉन इन लूप, नहीं, रिसेशन आ गया, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप अपने आप को तैयार करो आगे के लिए, बिकॉज दिस द टाइम हैज़ गिवन यू दिस थिंग लाइक द विड्थ, एक अपॉर्चुनिटी दी है समय ने आपको कि आप उस समय अपने आप को जो है आगे की सिचुएशन के लिए, जब ये हटेगा रिसेशन, देन यू शुड बी रेडी बेटर देन अर्लियर, है ना। आपने कोविड में भी अच्छा करके दिया, कोविड में भी किया हमने, रिसेशन टाइम आया था तब भी हमने ऐसा किया। कोविड इनिशियल 2 months वर वेरी बैड फॉर ऑल ऑफ अस, सबके लिए ग्लोबली, उस समय समझना और वो सब सारे, बट उसके बाद हमने बिजनेस भी बहुत अच्छा किया। कोविड आपने टच किया है, मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, बिकॉज जब हम बोलते हैं ना कि हमारा टच, आवर लीडरशिप शुड टच द नर्व ऑफ द पीपल, यस, फैमिली तक जाना चाहिए टच, नॉट जस्ट कि एम्प्लॉइज तक लिमिटेड है। तो हमने वो प्रैक्टिस किया। Sony is known, Sony has been like doing many things, focusing human centric approaches, policies and all, वो सब अपनी जगह पर है। जो वैसे आपको बोला एंगेजमेंट स्कोर्स आर वेरी हाई, वो सब अपनी जगह पर है। बट जब रियल सिनेरियो में, जब वी वर कॉर्नर्ड, ऑल ऑफ अस, लाइक ग्लोबल सब लोग कोविड के अंदर,
एंड दैट वाज समथिंग विच वाज न्यू टू ऑल ऑफ अस, है ना. कभी ऐसा कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन हमने अभी किसी ने फेस नहीं करी थी. फर्स्ट टाइम ऐसा हमारे पैंडेमिक हमने देखा. बट इम्पोर्टेंट था कि वी कुड कीप आवर कूल. वी एज अ टीम वी स्टार्टेड वर्किंग एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस. वी थॉट कि इसको कैसे एड्रेस करना है इन सब सिचुएशंस को. एंड हमने अपने लेवल पे जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्डनेस हो, चाहे मेंटल प्रिपेयर्डनेस, टफनेस हो, जो स्टाफ के लिए, टीम के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए, कलीग्स के लिए था इंपॉर्टेंट था, उनकी फैमिलीज़ के लिए था. हमने वो सब किया. एंड रंजीत, टू बी लाइक वेरी ओपन एंड कैंडिड विद यू, वी डिसाइडेड, मेरा ये डिस्कशन था अपनी टीम के साथ में. देखो, सब लोग कोविड मैनेजमेंट में सब लोग चाहते हैं कि एम्प्लॉइज़ और उनके फैमिली मेम्बर सब लोग सेफ रहें, सब लोग पार्टनर्स जो भी हैं, सब लोग जो भी जुड़े हुए हैं सब साथ में, फैमिली के लोग या रिलेटिव सब लोग सेफ रहें. बट एफर्ट्स कौन क्या करता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट ना. तो हमने क्या किया, जो एफर्ट्स हम कर रहे थे, हमने जो भी अपने अरेंजमेंट किए, जो भी उसके लिए, है ना, टू ओवरकम विद दैट सिचुएशन, उसके साथ में हमने एक काम क्या किया कि सब लोगों ने, पूरी HR टीम के अंदर और भी लोगों ने भी मिलके भी, और बिजनेस टीम में भी, वी स्पोक टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑल इंडिया. 1-to-1 हमने सबसे बात करी. वी स्पोक अबाउट देयर वेलबींग, वी स्पोक अबाउट देयर फैमिलीज़. हमने सबको एक एक करके टच किया, और एक बार नहीं 2 बार उस टाइम पे. आप समझ लिए, इतनी बड़ी वर्कफोर्स में थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल देयर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑल इंडिया, सारी ब्रांचेज में, सब जगह पर, वेयर हाउसेज में, सब जगह पर. और नॉट जस्ट दी करंट अच्छा, सभी लोगों से आपने पर्सनली कॉल किया, और सबसे उनकी और उनकी फैमिली के बारे में पूछा. और ऐसा भी हुआ जिसमें कि पीपल वर, द एम्प्लॉइज वर हेल एंड हेल्दी, दे वर एब्सोल्युटली फाइन, दे वर फॉर्चुनेटली दे वर कीपिंग वेल. But family members were not. They were either they were in hospital or they were at home taking rest or medication and all. But हम लोगों ने उनके फैमिली तक को सपोर्ट दिया. वहाँ तक हम गए कि उन लोगों को, फैमिली को, हमने उनके घर तक सपोर्ट पहुँचाया. एंड दे आर पार्ट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स सोनी स्टाफ. वो लोग जो काम नहीं करते हमारे साथ में, हमने उनको फैमिली को सपोर्ट पहुँचाया. वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी तरीके से किया होगा सपोर्ट. बट देन दे अप्रिशिएटेड सोनी एफर्ट, क्योंकि हम लोग तो जा चुके थे, वो लोग जो छोड़ के जा चुके थे सोनी को, बट स्टिल दे आर क्लोज टू आवर हार्ट. अभी आज भी वैसे ही है. तो हम लोगों ने वैसा किया, और मैं और मेरी टीम ने, सब लोगों ने मिलके, इवन आई ऑल्सो डिसाइडेड कि जो कुछ हमने ग्रुप बना लिए कि आप इस ग्रुप को बात करोगे, आप इसको करो, बिकॉज सब तो एक से नहीं कर सकते और सबको कवर करना है. शायद आप भी उस समय सफर कर रहे थे उस सिचुएशन में, आपको भी कोविड हो गया था. और काफी आप पहले वो तो मतलब वो दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ आल्सो, लाइक मेनी अदर पीपल लाइक मी. तो एंड थैंक्स टू यू एंड ऑल ऑफ माय HR फ्रेटर्निटी मेंबर. अजय हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस समय मेरे को सपोर्ट किया. आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड, और मैं सोनी में अरेंजमेंट करा रहा था सब कुछ की. और जस्ट बिफोर 2-3 अनफॉर्चुनेट केसेस हुए भी हमारे यहाँ उस समय. Just before that week when I got admitted in the hospital, that was the second wave or the peak, और मेरा तो ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे आ गया था. But I could survive because of blessings of my well-wishers. हम आपसे तो नहीं, लेकिन आपके बेटे से और मैम से हमेशा सपोर्ट में रहे, हम लोग बातचीत करते रहे. वो सपोर्ट तो मैं कभी लाइफ में भूल नहीं सकता. नहीं. मेरी टीम जो, नॉट जस्ट सोनी की टीम, मेरे कलीग्स जो सोनी छोड़ के चले गए हैं अभी, दे आर वेल सेटल्ड इन वेरियस अदर कंट्रीज. अब ट्रस्ट मी, बिलीव मी कि वो लोग, सब लोग, दे वर लाइक ऑन. डॉक्टर ने मेरे को बोला जरूर, आई नो दैट वाज नॉट गुड ऑन माय पार्ट, बट आई केप्ट माय मोबाइल विद मी. तो 2 मोबाइल मेरे पास रहते थे. एक मोबाइल से तो मैं अपने जो भी मेरा अपना जो रिचुअल्स है, जो भी है, वो सब उसको मैं देखता सुनता था, वो सब अपना मन बनाने के लिए. दूसरा मोबाइल मेरा ये रहता था कि कभी कोई कॉल आ रहा है फ्रेंड्स का, किसी का आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो मैं कॉल नहीं करता था, बट मैं मैसेजिंग कर देता था. शायद आपसे भी मैंने मैसेजिंग पे डिस्कशन, बात होती थी हमारी. तो आई वॉज अपडेटेड. आई वॉज इन bad this thing shape as far as health was concerned at that point in time, but nothing is bad because आपके साथ तो वेल विशर्स इतने हैं. सब जब वेल विशर होते हैं ना, लोगों की जो दुआएं होती हैं, वो सब चीज़ें निकल जाती हैं. वो निकल गई. जो आपकी टीम ने जो काम किया, अगर उसको 10 में से अगर मार्क्स देना हो तो आप कितना देंगे अपने? मैं टीम 10 में से, मेरे लिए मार्क्स देने का कोई, इसमें एक्चुअली मेरे पास कोई बैरोमीटर या स्केल है ही नहीं जिसमें मार्क्स दे पाऊँ. वो जो काम किया, दैट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट. और वो टीम मेरी टीम ने नहीं, वो आप मान के चलिए, सोनी में सोनी के लोग या सोनी के एक्स स्टाफ नहीं, जितने भी लोग जिन्होंने भी देखा सोनी में वो काम करते हुए, चाहे मेरे बाहर के मेरे फ्रेंड सर्किल हो, या मेरा प्रोफेशनल सर्किल हो, या मेरे कलीग्स का, चाहे आप हैं, आप सोनी में तो ना काम करते हैं, जिसने भी काम करते हुए देखा उस समय हमारी कंपनी को, हमारे लोगों को, हमारी टीम को, सब ने अप्रिशिएट किया. चाहे वो बिजनेस के हमारे कम्पिटिटर्स हों, बिजनेस कम्पिटिटर्स होंगे, लेकिन दे आर फ्रेंड्स, तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया द वे वी एक्चुअली हैंडल दैट सिचुएशन, है ना. सब लोगों ने मिलकर. और उसमें यूनिकनेस क्या थी, डिफरेंटली वी हैव डन इट एट दैट पॉइंट.
कुछ भी नहीं था डिफरेंट, उसमें एक था कि वी वर एट ए टीम, वी वर्कड एज ए टीम, सब लोगों का सबके लिए एक दूसरे के लिए जो सपोर्ट था, एंड 24/7 वी वर अवेलेबल। रात को 3 बजे भी हम मीटिंग करा करते थे, हम रात को 2 बजे 4 बजे भी बैठ के जो लोगों से बात किया करते थे, वो सब किया। और मैं नहीं चाहूँगा वैसा करने की जरूरत कभी उस तरीके से पड़े कभी। सर सोनी और ऐसे तमाम इंडिया में हर जगह लोग, मतलब हमें लगता है कि जब भी हम लोगों पर इस तरह की मुसीबत आती है तो शायद अपनी कंट्री में कुछ अलग ही वाइब्स है, जो सब इतने बड़े मास पर, जहाँ की पूरा वर्ल्ड बिखर गया था, वहाँ पर इंडिया जैसे इतनी लार्ज पॉपुलेशन में भी, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे अपनी कंट्री के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव, वो सब लोगों ने काफ़ी अच्छा, हम लोगों ने उसको हैंडल किया और काफ़ी हम लोग उससे निकल कर भी बाहर आए। और शायद हम लोग इंडिया में पूरे वर्ल्ड में शायद नंबर 1 रहे होंगे कि इस तरह के इतने बड़ी पॉपुलेशन को हम लोगों ने हैंडल किया उसमें। सर बिजनेस का जब एक दबाव आता है तो एक अच्छे लीडर और एक भरोसेमंद लीडर में क्या बेहतर, मतलब आप समझते हैं कौन ज़्यादा बेहतर काम करता है या होता है? देखिए, बिजनेस का दबाव तो आता ही है, आना भी चाहिए, है ना। और मैंने जैसे बोला, परफॉर्मेंस काउंट्स, इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ है। परफॉर्मेंस रिलेटिव होती है, सिचुएशनल होती है ना, वो दबाव आता है। जो अच्छे लीडर की आप बात कर रहे हैं उसमें जो है आपने क्या किया ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपने टारगेट कैसे क्या अचीव किए, क्या नंबर दिए गए थे, क्या बताया गया था, क्या करना था, वो सब आपने, दोज आर इम्पॉर्टेंट, बट देन मोर इम्पॉर्टेंट इज लाइक आपने कैसे किया, है ना। जो आप अपनी टीम को कैसे लेकर चले, हाउ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट वी हैव डन, है ना। तो आपने कैसे किया, दैट शोज योर वैल्यू सिस्टम, है ना। तो हम वैल्यू सिस्टम पे जब हम काम करते हैं, हम जब ये देखते हैं कि हमें जो भी दिया जा रहा है, जो नहीं भी दिया जा रहा है, जो हमें लगता है करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए, तो आई वर्क विद द टॉप लीडरशिप ऑफ इंडियन लीडरशिप एज वेल एज जापानीज लीडर्स ऑल्सो। मैंने सबके साथ काम किया, बिकॉज व्हेन आई जॉइन सोनी व्हाट वाज एट इन्फेंसी स्टेज, अब शुरू में ज्वाइन किया मैंने, तो 1994 नवंबर में सोनी एस्टेब्लिश हुई। 95 बिगनिंग ऑफ 95 में हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड, एंड 96 में मैंने ज्वाइन किया था। तो आई वाज फ्यू ऑफ दोज पीपल जो शुरू में ज्वाइन किया था, है ना, मैं तो शुरू में। तो तब से लेकर आप आज तक मैं भी मेरे को कहोगे तो आई टेक ओनरशिप, आई एम कमिटेड एंड आई लव दिस ब्रांड, वाई, एंड सोनी कंपनी एज ए कंपनी ऑल्सो। सोनी को भी लगता है कि संजय भटनागर इज इम्पॉर्टेंट, संजय भटनागर इज देयर टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इवन नाउ ऑल्सो ही कैरीज ए वर्थ वैल्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। उसका एक और केवल एकमात्र कारण यही है कि हम लोग जो है, हम अब जैसे निष्ठावान हैं, हम सोनी के साथ में, कंपनी के साथ में अपने हम दिलो दिमाग से जुड़े हुए हैं। हम लोग वैसे लोग हैं, हमारा ना दिल भी वैसे ही धड़कता है, हमारा दिमाग भी वैसे ही काम करता है, तो हम लोग वैसे लोग हैं। मेरे जैसे सारे ही लोग हैं ऐसे, सोनी में हमारे यहाँ जो ज्वाइन करते छोड़ता ही नहीं है। हमारा एट्रीशन, यू विल अंडरस्टैंड, लाइक इंडस्ट्री एट्रीशन से, अगर आपको तो HR वाले लोगों को पता है, एनी एट्रीशन इज गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। 10% एट्रीशन हम बोलते हैं इज गुड, 8 to 10%, बट हमारे पास तो कई बार स्ट्रगल होता है, 10% नहीं हो रहा एट्रीशन। तो हम कई बार देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है, फिर हम देखते हैं कि फर्दर हम अभी रिफाइंड इंटरनली की और पैरामीटर्स पे कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को कैसे इंप्रूव करें। वी हैव टू हैव दोज डिस्कशन इंटरनली। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके कि जिसमें कि आपको दे वैल्यू योर एफर्ट्स, दे गिव फ्रीडम टू यू टू थिंक, है ना, टू इम्प्लीमेंट थिंग्स। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के बाद आपने शुरू में पूछा था कि क्यों नहीं चेंज किया। चेंज करने के लिए मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, हम फॉर श्योर, वो सबके लिए है, इसीलिए बाहर निकल के काम कर रहे हैं हम सब लोग, है ना, घर की लाइवलीहुड चलाना है, घर चलाना है। बट मनी कैन नॉट बी अ डिसिसिव फैक्टर, है ना। अगर ऐसा होता तो फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी हुआ करते हैं, है ना। तो फैमिली भी सब बाइंडिंग रहते हैं, सब लोग मिले रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी है कि एक बेटा कम कमा रहा है, दूसरा ज़्यादा कमा रहा है, तो ज़्यादा वाले से ज़्यादा प्यार हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, होना नहीं चाहिए, है ना। तो पेरेंट्स, अगर आप देखो, पेरेंट्स जहाँ पे कम कमाते हैं, जो बहुत वेल टू डू नहीं होते हैं, उनके बच्चे आज की देखो, दे आर डूइंग वंडर्स, है ना। IAS PCS अच्छे अच्छे जॉब में कहाँ जा रहे हैं, किस किस पोस्ट पे पहुँच रहे हैं वो लोग, उन्होंने देखा है वो कैसे ऊपर आना है। तो मुझे लगता है कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मोर इम्पॉर्टेंट आर लाइक आप कैसे जुड़े हुए हो उस ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या दे रही है, आप ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस ड्रीम के साथ आपने सोनी ज्वाइन किया था, जो आपने सुना था इनिशियल स्टेज में, जब अंदर गए तो सेम ही चीज़ आपको देखने को मिला, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको चाहिए थी वो सब कुछ वहाँ से मिला, और आप इतने समय तक सोनी के साथ जुड़े रहे और उनको ग्रोथ करवाते रहे इस तरह से। बिल्कुल मुझे मिला, बिल्कुल मिला। और ऐसा नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी सिस्टम हो, परिवार हो, कुछ भी हो, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज देयर। सोनी में भी रहा, मेरे में भी एज एन इंडिविजुअल मेरे अंदर भी रहा, है ना। और ऐसे ही सबके साथ होता है, परिवार में भी होता है, आप कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ ना कुछ बेटर करते हैं, हमेशा ही करते हैं। तो आज भी है, सबके साथ है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है वो, है ना। तो हम देखते रहते हैं, मैं या मेरी टीम या जो भी लोग हैं, हम लोग काम करते हैं, हम लोग देखते रहते हैं व्हाट बेटर, व्हाट बेस्ट वी कैन डू इट ना।
एंड हाउ वी कैन ब्रिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस टू दिस ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल फोरम पे भी, इंडिया लेवल पे भी, और अपने इंटरनल लेवल पे सोनी इंटरनली ऑल्सो वी कीप ऑन टॉकिंग, वी कीप ऑन डिस्कसिंग, और हम सब वो लोग सब प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, और हमारा हमारा जो क्या कहना चाहिए, इमोशनल कनेक्ट इज़ वेरी वेरी हाई। वो वाली बात जो है ना, मैं आपको बोलूँगा, बार बार बोल रहा हूँ कि वो एक फैमिली है ना, वो कनेक्ट इज़ वेरी वेरी हाई। मतलब हाँ, आप एम्प्लॉय से ऊपर उठ चुके हैं वहाँ पर। हाँ, एक हम तरह वो से एम्प्लॉय और वो सब हम वो बात नहीं करते हैं। हमारे यहाँ अगर हमारे यहाँ कि अगर जॉब चेंज करना है या जॉब का आपने ट्रांसफ़र करना है किसी का, या रोल चेंज करना है, ऑफ कोर्स दोस थिंग्स आर ड्रिवन बाय द पॉलिसीज। आपके पास मैट्रिसेस हैं, आपके पास आपका 9 बॉक्स और ये बहुत सारे आपके टैलेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें ईजी आती हैं व्हेन यू सिट अक्रॉस लाइक दिस, है ना, व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग कि अरे मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ, आप क्या कहते हो, आपको लगता है ये बेटर है, आपके लिए नहीं है, आप बताओ आप क्या चाहते हो, सोनी आपको कैसे सपोर्ट करे, कंपनी आपको कैसे सपोर्ट करे। When we discuss, when we deliberate on something, and then we arrive with some consensus decision, I think that's the best way of managing people, and that's the leadership style people should adopt. वही हम प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे यहाँ मतलब डिससेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है, बहुत कम है। वो इसीलिए है क्योंकि हम लोग यू कांट सेटिस्फाई एवरीबडी, है ना, वो आप यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, है ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिफिकल्ट है। बट मेजोरिटी के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं और कैसे वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, दैट वैल्यूज वो है। सर, अब मैं आपसे कुछ रैपिड फायर टाइप से क्वेश्चन पूछूंगा, जो बहुत छोटे छोटे से मैं आपको आंसर देना है। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको बहुत डराया, लेकिन बाद में चलकर एक बहुत अच्छा लीडर बनाया आपको? बहुत डराया देखिए, आप जब पढ़ के निकलते हैं, आप एकेडमिक्स से निकल के आप प्रोफेशनल फील्ड में आते हो, तो मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत डराया वाली बात जो आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है ये वाला आंसर जो ज़्यादातर लोगों को लगता होगा, ऐसा शायद ऐसे उनके साथ भी होता होगा। तो डराता है कि हम क्या करेंगे प्रोफेशनल फील्ड में जाके, लोग हमारे बारे में क्या एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे, हम क्या कर पाएंगे, हम करेंगे क्या, हम क्या डिफरेंट करेंगे, क्या डिफिकल्ट चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो हाउ विल वी मेक पीपल हैप्पी और ऑर्गेनाइजेशन हैप्पी, वो लगता है। तो वो डर मेरे मन में भी था जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया कि मैं क्या करूँगा। दो आई वॉज एकेडमिकली मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी, मैं बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट रहा, और डिसिप्लिन लाइफ आज भी मैं भी रखता हूँ, और मेरे कलीग्स सब लोग रहते हैं वैसे ही रहते हैं। बट वो डर होता है ना, एक फियर ऑफ अननोन, कि आप जा रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो था, वो ज़रूर था। बट वो डर के ऊपर जीत में ऐड पढ़ता हूँ, चलता हूँ कई बार ना, तो वो कैसे आती है, एफर्ट से आती है। जब एक और चीज़ जो है ना, जो मेरे समय के लोगों में था शायद, और अब आज की डेट में नहीं है, पीपल आर फियरलेस। आज के जो लोग आ रहे हैं, जनरेशन आ रही है, बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वैसी, है ना, और या वो लेते हैं वैसे अपॉर्चुनिटी, शायद हमें वैसे नहीं मिली और हमने वैसे ली भी नहीं उस समय की, शायद इतनी होगी भी नहीं, उस हो समय की भी सकता नहीं। आज आप जो है फटाक से आप एआई लगाओ, गूगल करो, ये करो, वो करो, यू गेट टू नो दिस थिंग, वेरियस थिंग, आपको अपने हिसाब से सोचना है, करना है। पूरा मार्केट ओपन, पूरा वर्ल्ड ओपन है, कुछ भी कर सकते लोग हैं। आपके आसपास जो आप जिनसे आप पूछ सकते, बता सकते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो सब नहीं होता था उसमें। तो एक चीज़ जो मुझे फील होती थी उस समय कि बिकॉज आई वॉज फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड, आपको पता है मीडियम क्लास फैमिली से आया मैं, और ऐसी सिटी से, जैसे मैंने हरिद्वार बताया आपको, दैट वाज नॉट ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई और बड़ी ऐसी इस तरीके की। तो हमारा कल्चर वैसे ही था जैसे हम सब लोगों का, जो मीडियम क्लास फैमिली का सबका हम लोगों का होता है, एथिकल, हाई एथिकल वैल्यूज, बहुत करेक्ट, पढ़े लिखे अच्छे हैं, अच्छे से एथिकल डिसिप्लिन है, पेरेंट्स को, अपने लोगों को आसपास में बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, वैसे ही सब कुछ था। प्रोफेशनली मेरे को एक जो चैलेंज लगा उस समय, मुझे लगा कि आई थिंक सम मोर ट्रेनिंग, सम मोर स्किल एनहांसमेंट एक्टिविटीज शुड बी डन विद मी ऑल्सो। मुझे लगता था कि शुरू में, कि जब मैं स्टेज पे गया, बाद में जब मैं शुरू में, तो चल गया काम, जब मैं जूनियर था तो चल गया काम, मेरे बॉसेस जाते थे स्टेज पे बात करा करते थे, तो मैं उनको देख के मतलब लगता था कि अरे ये तो कैसे टॉक, है ना, एकदम अचानक से एक्सटेम्पोर बात करते हैं, ऐसे बोलते हैं जाके, ऐसे दे आर लाइक द करिस्मेटिक लीडर्स। तो मुझे बड़ा लगता था कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा कभी भी, एंड दैट वाज द शॉर्ट कमिंग विच आई ऑलवेज रियलाइज कि ये कैसे करूंगा मैं। बट रंजित, मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक सर्वे होता था, तो मैंने एक बार एक ब्लाइंड सर्वे किया अपनी टीम के साथ में कि आप मुझे मेरे बारे में बताओ, और बिकॉज आई नो माई पीपल वेल एंड आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, आप यू ट्रस्ट मी। मैंने अपने लोगों को बोला कि आप हाथ से नहीं लिखोगे, बिकॉज आई नो कैसे लिखते हो आप, मुझे स्टाइल मालूम है आपकी, आप पॉइंट्स में लिखोगे, टिक मार्क करोगे, ये करोगे, जिससे मैं आइडेंटिफाई ना कर पाऊँ किसने क्या लिखा, क्या बोला, और आप मेरे एक बॉक्स में रख दिया, आप उसमें बॉक्स में डाल देना, ये सब। और ये किया मैंने जेन्युइनली, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, और वही लोगों ने मुझे बताया इंप्रूवमेंट के लिए कि क्या करना है। दैट वाज लाइक माय ट्रांजिशन टाइम, जब मैं एचआर हेड, आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट एचआर हेड, है ना, जो या डिवीजन हेड,
आई जस्ट टेक ए डाइवर्ट ऑन दिस थिंग बिकॉज मैं जब सोनी में आया तो आई वॉज लाइक जैसे बता रहा हूँ कि आई वॉज अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव। आज की डेट में जो मैं जिस रोल पे वाइस प्रेसिडेंट रोल के ऊपर है, बहुत सारे ग्रेड्स मैंने अब चेंज किए उस बीच में, है ना, वो सब प्रमोशंस हुए, सब कुछ हुए जो भी हुआ। बट व्हेन आई वाज असिस्टेंट मैनेजर, हमारे असिस्टेंट मैनेजर वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क। मैंने उसी समय यूजीसी नेट क्लियर किया था, असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम होता था हमारे यहाँ, दैट वाज टफर देन यूजीसी एग्जामिनेशन जो हमारा था, जिसमें कि जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होती है यूजीसी के लिए, वो नेट की एग्जामिनेशन की है, और इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, काम कर रहे हैं आप, दैट वाज टफर देन दैट, बिकॉज उसमें क्या था कि वी वर सपोज टू नो मोस्ट ऑफ द फंक्शन। जैसे हम बोल रहा हूँ एचआर वाले बंदे को हर फंक्शन को, दूसरे फंक्शन के बारे में पूरा पता होना चाहिए, उतना तो पता होना चाहिए जो कि जब आपसे बात करें वो लोग आपको समझ आए क्या बात कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके चैलेंजेस, वो सब आप समझ सकें, यू कैन रिलेट विद देम। तो दैट वाज द टेस्ट, आई क्लियर्ड दैट टेस्ट, फॉर्चुनेटली आई कुड डू दैट। तो आई वॉज मेड, उसके बाद मेरे को जो है हमारा फैक्ट्री क्लोजर हुआ, आई बिकेम द फैक्ट्री हेड ऑल्सो उस समय, बिकॉज हमने वीआरएस ऑफर किया था, तो फैक्ट्री क्लोजर हुआ। तो 2004 में जब वो सब हुआ, तो दैट टाइम आई वॉज लाइक entering to my 35 years of age. I was 35 years of age that point in time, and I was the youngest HR head of Sony in Sony globally. और मैं डिवीजन हेड भी सबसे, मैं आई वाज द यंगेस्ट डिवीजन हेड दैट पॉइंट इन टाइम। और तो पॉइंट वही है कि इतना समय काम करने के बाद अब आप जब व्हेन यू लुक बैक एंड वी सी कि आप आपने क्या किया, क्या जर्नी कवर करी, तो मीडियम क्लास फैमिलीज, जैसे मैं कहता हूँ, हमारे वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। तो मुझे लगता था उस समय की जो एक चीज़ जो आप बोल रहे थे ना कि क्या ऐसी चीज़ रह गई जो कर सकते थे या बेटर कर सकते थे या बेटर करा जाता आपके साथ में, सो दैट वाज समथिंग कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, लाइक पब्लिक प्रेजेंटेशन होते हैं ना, पब्लिक जब व्हेन यू गो एंड टॉक टू पब्लिक, है ना, बिगर फोरम में, जब प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे आपने 2000 एम्प्लॉइज़ के सामने या उनके फैमिलीज़ के साथ में, है ना, आप सामने खड़े होकर आप जब आप बात कर रहे हैं, है ना, मुझे लगता था कि वो दैट वाज अ गैप जो मुझे इम्प्रूवमेंट करने के लिए एफर्ट्स करने पड़े। और आज भी मुझे लगता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, वो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, मुझे लगता है अभी भी देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो मैं अपनी टीम को पूछता रहता हूँ और क्या करूँ, मैंने आपसे भी पूछा मैं क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस समय पे ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारी जो, यही तो संजय भटनागर सर को सबसे अलग बनाकर ले जाता है, ताकि हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। करना जरूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। और ये समय के साथ में अब ये बहुत अच्छा है कि आज यंग जनरेशन के पास में ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। इट डिपेंड्स ऑन देम नाउ कि वो कैसे उसको यूज़ करना चाहते हैं। गैजेट्स आर देयर, गैजेट को कैसे यूज़ करना सब जानते हैं, आपके ऊपर है, आपका दैट इज़ योर प्रीव्यू, योर आउटलुक, है ना, आपको कैसे यूज़ करना है ना, अच्छे बुरे के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास सिस्टम्स हैं, आपके पास मैकेनिज्म्स हैं। उस समय हम लोगों के टाइम पे इतना नहीं था, बट वी कैन नॉट क्रिप कि नहीं था तो करो, सीखो। तो वही किया, वही कर रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं। सर अगर मैं बात करूं तो लीडर्स को सबसे ज़्यादा क्या थकाता है, उनका काम या कंपनी का पॉलिटिक्स? मुझे लगता है काम तो इट ऑलवेज एनर्जाइज लीडर्स टू डू समथिंग इन द सिस्टम, बिकॉज वो लीडर्स के लिए काम कभी भी थकाता नहीं है। मुझे नहीं लगता लीडर्स काम थकने वाले लोग लीडर बनते हैं, या जो लीडर बन गया वो थकता है, मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं होता है मेरे हिसाब से। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पॉलिटिक्स जो है ना, इट इरोड्स दी काम को अगर ना बोले तो प्रेशर बोल सकते हैं कि प्रेशर या पॉलिटिक्स। अगर देखिए प्रेशर होते हैं, प्रेशर के लिए यू सेट टारगेट्स, यू डिफाइन टाइमलाइंस, वो प्रेशर होते हैं, वो सब कुछ बात सही है ना। वही करने के लिए आपको प्रेशर एनर्जाइजेज यू टू डू समथिंग डिफरेंट एंड बेटर, है ना, मेरा ऐसा मानना है। और प्रेशर सिचुएशन में कई बार काम करके आदमी थोड़ा थक भी जाता है, कई बार थोड़ा मतलब टायरिंग फील करता है इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट ऑल्सो कि क्या हो रहा है लगातार ऐसा सब कुछ। बट पॉलिटिक्स इरोड्स एवरीथिंग, वो खत्म कर देती है आपको ना। वो पॉलिटिक्स से फिर आप यू कैन नॉट थिंक। पॉलिटिक्स आपका जो वैल्यू सिस्टम है, जो आपका जो ट्रस्ट जो फैक्टर्स हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन का बिल्टअप है जिस पे आपने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है, पॉलिटिक्स होने के वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इंटरनली हम लोग भी जो प्रैक्टिस करते हैं, सबसे बड़ी बात जो हम सब लोगों के बीच में आपस में होती है, जब भी कोई नया कोई आता है लीडर या कोई लीडरशिप पोजीशन पे हम किसी को बाहर से लेते हैं, एक्सटर्नल कोई हमारा रिक्रूटमेंट होता है, तो उनको बोलते हैं पॉलिटिक्स नहीं, बिल्कुल प्लीज डिस्करेज पॉलिटिक्स एट ऑल लेवल्स। तो वो करते हैं पॉलिटिक्स नहीं, आपको डायरेक्ट की बात करिए। इफ यू मतलब गुड क्रिटिसिज्म इज गुड है, बैड और आप उसमें गुड और बैड नहीं है, क्रिटिसिज्म इज इंपॉर्टेंट। अच्छा है बुरा है वो आप डिसाइड करो, आप बोलो, सामने आके बोलो, अच्छा नहीं लग रहा बोलो आके सामने, कोई इशू नहीं है, पीछे से नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो रहती है, सब जगह होती है, बट देन आप उसको कितना कम कर सकते हैं, कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। वी शुड नॉट गिव एयर टू दैट एनवायरनमेंट, है ना, हमें वो किल करना है। और मेरे को या मेरे जैसे हम सब लोग बोलते हैं कि
आई बीइंग द कंप्लायंस हेड ऑल्सो, मैं कंप्लायंस ऑफिसर भी हूँ सोनी इंडिया का, कॉर्पोरेट कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव हूँ। तो हम जब कंप्लायंसेस की ट्रेनिंग देते हैं, बात करते हैं, तो हम बोलते हैं इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट लाइक यू अबाइड विद द लॉज और यू आर एथिकल, है ना, यू हैव इंटेग्रिटी ऑन योर पार्ट। इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन दिस इज कि आपके साथ वाला बैठ के कितना इंटेग्रिटी को फॉलो कर रहा है, वो कितना कंप्लाइंट है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ बैठा वाला आदमी जो भी आपका कलीग है, आपका सीनियर है, जूनियर है, मैटर हार्डली मैटर्स, अगर वो आपको लगता है कि वैसा कर रहा है जो कि कंपनी की पॉलिसी में, और यू डोंट अप्रिशिएट, है ना, एथिक्स या कल्चर अप्रिशिएट नहीं करता उन चीज़ों को, पहली बार आप उसको मना करो, उसको बोलो ऐसा नहीं करना है, ये नहीं चलेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सब नहीं चलता, आप उसको मना करो, डिस्करेज दैट एट दैट लेवल ओनली, दैट पर्सन नहीं मानता है तो देन यू टॉक टू योर बॉसेस, आप उनके अपने सुपरवाइजर से बात करो। क्योंकि मैं तो किसी कंपनी का पार्ट नहीं रहता हूँ, मैं जाता हूँ तो लोगों के साथ एक लगाव होता है, Yes. तो मैं कभी कभार पूछ लेता हूँ उनसे, तो बोलते हैं यार रंजीत बहुत पॉलिटिक्स है। तो वो लोग उस तरह से क्या है कि भले वो अपने बीच में नहीं बात करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंपनियों में चाहे मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स तो होता है। लेकिन मुझे लगता है सर कि पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन हेल्दी वे में होनी चाहिए, क्योंकि एक घर भी होता है उसमें भी पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन वो हेल्दी वे में रहता है। तो बिना पॉलिटिक्स से तो देश भी ना चले अगर आज के डेट में भी, तो पॉलिटिक्स तो पॉलिटिकल लीडर्स भी करते हैं। हाँ। कुछ लीडर्स होते हैं जिनको हम याद रखते हैं, और ऐसे लीडर आए और चले गए जिनके दिमाग में आज भी हमारे में अमिट छाप है, हमारे दिमाग के अंदर तो होना है चाहिए ना। वो वो चीज़। पॉलिटिक्स तो उतनी जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जिसमें कि आपको उस लेवल पे जाने के लिए, सोचने के लिए मजबूर किया जाता है कि सोचो, ये भी एक एंगल है। क्योंकि आप इंटरनल पॉलिटिक्स आप बिल्कुल डिस्करेज कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हैं, तो यू हैव टू बी रेडी टू ओवरकम विद दोस एक्सटर्नल चैलेंजेस एज वेल ना। तो उतना तो सीख चाहिए आपको, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरे के सिर पे पैर रख के आगे बढ़ रहे हैं, वैसी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। जो सीनियर्स लीडर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा मायने क्या रखता है, सम्मान या पसंद? उनको पसंद किया जाए या उनको सम्मान चाहिए? Being liked is important, but being liked is something which is, to me, it's not, this is not something like which any leader would aspire to be, because liking, मैंने जब से सुना कि पॉपुलर होना, टू बी लाइक बाई अदर्स, ये तो बहुत लोग हो सकते हैं और बहुत तरीके हैं उसके होने के, है ना। सम्मान जो आप बोल रहे हैं आज तो बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब तरीके हैं, है ना, तो वो आप कर सकते हैं, है ना, बट और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा टफ या जो चैलेंजिंग वो ये है कि आप जो है सम्मान आपको कैसा मिलता है ना, पीपल ट्रस्ट यू, पीपल रेस्पेक्ट यू, पीपल लव यू, है ना, दे आर इमोशनली कनेक्टेड विद यू, दोज वैल्यू सिस्टम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से सम्मान अर्जित करना, समय के साथ साथ वो बना रहना, और ये प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंसी, जैसे आपको मैंने बोला कि फेयरनेस, कंसिस्टेंसी, दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप फेयर वैल्यू सिस्टम को आप अडॉप्ट करते हैं, आपके लिए सब बराबर है, आप वो करते हैं और आप कंसिस्टेंट भी है। सम्मान बनाए रखने के लिए आपको वो डिमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है इन योर बिहेवियर, है ना, वो आपको बिहेवियर में दिखाना पड़ता है, आपके सोचने से नहीं होता, वो करने से होता है। और जब आप करते हैं तो लोग उसको अप्रिशिएट करें, और वो करें, आप लगातार वैसा करें। और आप जब किसी भी चीज़ को आप लगातार करने के लिए व्हेन यू आर कंपेल्ड टू डू समथिंग ऑन रेगुलर बेसिस ना, वो कंपेलिंग सिचुएशन में आप कर ही नहीं सकते, फैब्रिकेटेड बिहेवियर आप बहुत समय तक कर ही नहीं सकते, है ना। तो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होना चाहिए। व्हेन दिस बिकम्स द एथिक्स बिकम्स ए पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, तो फिर वो ऑटोमेटिकली फिर आपको वो क्वेश्चन निकल जाता है वेदर यू आर बीइंग लाइक्ड बाय अदर्स और यू आर बीइंग रेस्पेक्टेड बाय अदर्स। आई थिंक रेस्पेक्ट कैरीज ए वैल्यू, तो रेस्पेक्ट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बनी रहे। तो संजय सर के लिए रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल, मेरे लिए भी और मेरे जैसे बहुत, आई थिंक बहुत ज़्यादातर लोग यही, मेरे को लगता है ऐसे ही चाहते हैं। सर, टॉप लीडर्स के लिए क्या गलतफहमियां होती हैं लोगों के मन में लेकर? देखिए, लीडर्स की बात कर रहा हूँ मैं फिर से। टॉप लीडर्स के लिए लोग जनरली सोचते हैं कि उसको सब पता है, वो सारे काम कर सकता है, सारे काम करेगा। ऐसा नहीं होता। लीडरशिप में काम करना इंपॉर्टेंट इतना नहीं होता है। टीम वर्क फॉर मी, टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई टॉक टू माई टीम पीपल, है ना, माई टीम, जब मैं अपने लोगों के साथ बात करता हूँ, मैंने भी बुक पढ़ी है, बहुत एकेडमिक्स पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, लीडरशिप की डेफिनेशंस बहुत सारी पढ़ी है, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी है, बट मेरी सिंपल थ्योरी है और मैं वैसी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं करता हूँ प्रैक्टिस, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, मैं करता हूँ, और मेरी टीम के लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, जूनियर है मेरे। व्हाट आई से कि फॉर यू बीइंग टू बिकम ए लीडर इज मोर इम्पॉर्टेंट कि यू क्रिएट क्लोन्स लाइक यू। आप अपने जैसे लोग बना के तैयार करो, जो आपके जैसा सोचते हैं, उस स्टाइल में सोचते हैं, वैसा ही करना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंट वो आप वेरी यू कैन चेरिश
वो मोमेंट को यू कैन चेरिश दैट मोमेंट जब आपको लगता है कि सामने वाले 3 या 4 या 5 या जो भी आपने जो आप जिन लोगों के साथ आपने एफर्ट्स किए हैं, दीज पीपल आर दे थिंक लाइक यू, दे बिहेव लाइक यू मीन्स जो चाहिए लाइक यू नहीं कहता संजय भटनागर एज एन इंडिविजुअल, बट संजय भटनागर एज ए लीडर जो मेरे लीडरशिप ट्रेट्स हैं उसको फॉलो करते हैं. और वो क्लोन है. इफ संजय भटनागर इज नॉट देयर, इफ आई एम अवे फ्रॉम द सिस्टम, आई एम अवे फ्रॉम दैट पॉइंट इन टाइम, आई एम नॉट अवेलेबल, मैं कहीं हूँ इधर उधर बाहर हूँ कहीं, तो मेरे लोग वही सब कुछ कर सकते हैं जो मैं कर सकता हूँ. When I can create, if I can create clone like me, I think that's the best leadership style which we should follow. तो हमें ये without being scared of situation कि वो मेरे को सरपास कर देगा, ओवर पास कर देगा और मेरे जगह मेरा वो रोल ले लेगा, ये कर देगा. I think that fear is immaterial. That should not be there. आप अपना give your best, है ना, give your best to the people और उनको बनाओ, तैयार करो ऐसा कि वो आपकी तरह से काम करें. तो लीडरशिप की वो ट्रेट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने उनको अपॉर्चुनिटी आप पूरी तरह से देते हैं, खुलकर बैटिंग करो आप. बिल्कुल आप करो खुल के बैटिंग. अगर हम वहाँ बैठे हम लोग, ओनरशिप लेनी पड़ेगी. बैटिंग करने का मतलब ये नहीं है कैच छोड़ दिया तो आप करो नहीं ये तो छूटी ये तो मेरा कुछ. ओनरशिप है, आपने छोड़ा है, आपने एफर्ट्स पूरे नहीं डाले हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ओनरशिप लेने जरूरी है. सो कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कमिटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू टेक दैट ओनरशिप लो बट फिर प्रैक्टिस करो फ्री में. संजय भटनागर सर, जो आने वाले एचआर के लोग हैं या जो रियल में चाहते हैं चेंजेस लाना, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा, उनको क्या करना चाहिए? देखिए 2-3 चीज़ें आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है. पहली बात तो ये कि यू कैन नॉट बी ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आज की डेट में. आप ये बोलो मैं एचआर अच्छा जानता हूँ या मैं जो है सेल्स या फाइनेंस या XYZ फंक्शन को बहुत अच्छे से जानता हूँ सब्जेक्ट को, वो नहीं चलता है. आप बहुत अच्छा जानते हैं, इज़ वेरी वेरी गुड, है ना, बट आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी चाहिए, है ना, तो आपको पता होना चाहिए. तो पहले ही दिन से जब भी आप एकेडमिक्स के टाइम से जब आप पढ़ रहे हैं, जब से ही आपका माइंडसेट वैसे ही होना चाहिए. यू व्हेन वी गेट टू लर्न मैनी थिंग्स टुगेदर, आप देख के दिमाग में रहते, टॉप ऑफ माइंड आपको पता होता है. तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको यू शुड बी ओपन टू टेक चैलेंजेस, नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में, नए चैलेंजेस के साथ में, नए फंक्शंस के साथ में, जो आपके डोमेन सेट के हैं उसको करो, चैलेंज करो, उसको लो, आगे बढ़ो, उसको सीखो, वो करो. when you reach to some level, आप लीडरशिप पोजीशन पे आप आते हैं, तो ये जरूरी नहीं होता है कि आपको यही काम करना है. ये जरूरी होता है कि आप कैसे सोचते हैं. देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मैनेजमेंट और फ्रॉम द सिस्टम इज मोर लाइक आप अपना काम कैसे करते हैं इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, है ना. आपने ये काम कैसे किया और अभी ये रिक्वायरमेंट थी कैसे किया. इंपॉर्टेंट ये है कि ये काम जो है आप आगे भी कैसे लेके जाएंगे, इससे काम से ऑर्गेनाइजेशन को क्या सपोर्ट मिल रहा है. नॉट कियारे से निकलकर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा. आपको ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना है उस समय. वो आप तभी कर सकते हैं जब आप उस यंग स्टेज से, यंगर एज से आप जो है वो सब चीजें, सारी चीजें सीखेंगे. वो सारे इनिशियल स्टेज से अपनी हैबिट को, डिफरेंट डोमेन्स को, डिफरेंट एक्सपर्टीज को आप उस समय डेवलप करेंगे. आई थिंक वो यंग जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक और जरूरी है कि उसके साथ में ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो चेंजेस आ रहे हैं, यू हैव टू बी अपडेटेड विद दोस टेक्नोलॉजी, यू हैव टू बी रेडी टू ओवरकम, रेडी टू यूज दोस टेक्नोलॉजीज. देखिए एआई की हम बात करते हैं बहुत जगह में. अभी एआई कॉन्फ्रेंस हुई जैसे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि एआई आ रहा है तो जॉब चली जाएंगी, कट हो जाएंगी, ये हो जाएंगी. तो पहले जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तभी तो यही सब हुआ था. तभी तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लोगों ने कहा था कि जॉब चली जाएंगी. क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक ठाक हो गया, कोई इशू नहीं हुआ, है ना. एआई आ रहा है, कुछ नहीं होगा. जो लोग एआई के साथ में एआई को नहीं यूज कर पाएंगे, उसके साथ में नहीं चल पाएंगे, उनके लिए प्रॉब्लम है. अगर अपने आप को अपडेट करके चले तो सही. हाँ बिल्कुल. यू नो टू एआई क्या है? एआई जो है वो मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आता है एआई का, दो आई एम नॉट ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, नॉट टेक्निकल स्पेशलिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मुझे समझ आता है एआई वर्क्स ऑन डेटा एंड डेटा विच इज बीइंग गैदर्ड, विच वाज गैदर्ड बाय द पीपल, है ना. जो लोगों ने पहले से ही ह्यूमंस ने जो बना के रखा हुआ है वही सबको डेटा को एनालिसिस करता है, वो आपके सामने लाता है. मैं अगर लेमैन की भाषा में बोलूं, जो चीज डेटा को हम 20 दिन में पहले एनालिसिस करते थे, शायद आज 10 मिनट में कर लेंगे. 10 मिनट में करते हैं, वो आपके सामने लाके देता है सिचुएशन. नाउ यू डिसाइड. तो डिसीजन मेकिंग फास्ट करने के लिए एआई आपको सपोर्ट करता है. बट डिसीजन लाइज विद द इंडिविजुअल, इट शुड लाई विद द इंडिविजुअल. तो एआई आपको सपोर्ट करता है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इंप्रूव होगा, सारी अगर उसको पॉजिटिव वे में ले तो बहुत सारी चीजें चेंज होकर आएंगी. नई जनरेशन को ये सब चीजें जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए विदाउट स्केयरिंग देमसेल्फ कि ये क्या होगा, है ना, जॉब चली जाएंगी, हमारा क्या होगा आगे. ये कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा. आप सिस्टम के साथ में, टाइम के साथ चलते रहें, और जो टाइम में चल रहा है उसको सीखें जरूर. उसके डोंट फील स्केयर्ड. आप टैलेंट्स को कैसे पहचानते हैं? 2 चीजें इंपॉर्टेंट है टैलेंट के लिए. एक होता है आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है उनसे, तो आपके पैरामीटर्स फिक्स होते हैं कि आप क्या चाहते हैं आप.
और दूसरा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि माइंडसेट, आपका अपब्रिंगिंग कैसी है। तो आप जब इंटरव्यू करते हैं तो यू नो योर जेडीज कि आपको किस रोल पे क्या काम कराना है, इंडिविजुअल से आगे कैसे लेके जाना है उसको, कैरियर को, इसको इस इंडिविजुअल को क्या स्टार्ट देना है, क्या आगे लेके जाना है, कैरियर प्रोग्रेशन क्या हो सकती है इसकी, उतना तक आप सोचते हैं। बट दिस इज़ नॉट एनफ। जो इंटरव्यूअर्स हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेते हैं, जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ में जो हायरिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिनको पता होता है कि हायरिंग लिमिटेड है हमारे यहाँ और बहुत लंबे समय तक ये लोग काम करेंगे, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंंट एक और चीज़ आती है, वो वैल्यू सिस्टम होता है कि उनके अंदर जो लर्निंग एजिलिटी वो कितनी है। आज वो ये जानते हैं, जो पता है उनको, कल कुछ नया आ रहा है तो AI नया आ गया है ना, कुछ XYZ नई चीज़ आ रही है, तो लर्निंग एजिलिटी कितनी है कि वो अपने आप को जो है कैसे उस सिचुएशन के साथ में जो है आप उसको जो है आप अलाइन करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो है ना एक हंगर जो होती है कि सीखने की जो है भूख होती है कि मुझे कुछ नया भी करना है, नया भी सीखना है। आई थिंक मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, वो लोग वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका माइंडसेट कितना पॉजिटिव है ना, वो कितने एथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं या करते हैं या करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं आसपास होना। आई थिंक दोज थिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कि इस रोल के अंदर वो क्या काम करेंगे। रोल पे काम करने वाले लोग जो होते हैं वो राइट फिट होते हैं उसी समय के लिए, है ना। बट जो ये दोनों पैरामीटर्स में फिट होते हैं, जिसमें रोल में भी हो रहे हैं, जिसमें कि आपकी जो ह्यूमन वैल्यूज़ में जो फिटमेंट होता है, आई थिंक दोज पीपल आर द राइट फिटमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फ्यूचर लॉन्गर रन। अगर संजय भटनागर सर को सोनी के ड्रीम टीम में वर्ल्ड से किसी लीडर को उठाकर लाना हो अपनी टीम के अंदर, तो वो लीडर कौन सा रहेगा जिसको आप अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे? वो लीडर अगर आना चाहेंगे तो डिपेंड करता है। ड्रीम लीडर तो बहुत सारे हैं, मतलब जिनको मैं आई रियली एस्पायर टू बी लाइक देम ओनली, जिसमें वो लोग भी हैं जो जिनके साथ मैंने कभी ट्रेनिंग करी हुई है। चल में ऐसे लोग थे जो कि मेरे लिए ड्रीम लीडर हैं, जिसमें कि आई वॉज ए शॉर्ट टेम्पर्ड गाई टू बी ऑनेस्ट विद यू। मेरे को बहुत गुस्सा आता था पहले जब मैं पढ़ता था, बट मेरे फादर के एक बॉस थे और वो ही वॉज द हेड ऑफ HR। तो वो जब मैं उनको देखता था, उनके साथ उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग करी, तो मुझे लगा, मैंने कहा कि इतने बड़े सिस्टम को संभाल रहे हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में काम करते हैं और ही इज़ ऑलवेज वेरी कूल काम, है ना, बड़े मतलब कंपोज्ड। मतलब वो देख के मुझे लगा, मैंने कहा कि आई शुड चेंज माई सेल्फ। तो मैंने कोशिश करी चेंज करने की। घर में भी वैसा हुआ कि कई बार मुझे गुस्सा आता था, घर वालों को भी लगता था कि अरे तो जल्दी गुस्सा कर जाता है, लेकिन वो भी मैंने कोशिश करी। तो आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ ऑलवेज। मेरे को हमेशा रहता है कुछ चेंज कर सकता हूँ फीडबैक बेसिस पर या अपने इसके बेसिस पर। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि किसको मैं चाहूँगा सोनी ड्रीम टीम में लाने के लिए, अगर कोई ऐसा है तो मैं टॉप ऑफ माइंड में सत्य नडेला जैसे उनके लिए बात करूँगा। बिकॉज उनका है कि उनकी जो फिलॉसफी है ना, ड्रिवन बाई टू थिंग्स, लाइक नो इट ऑल, कि सब कुछ आपको पता होना चाहिए, उसके जाके लर्न इट ऑल है उनका, कि आप सीखिए सारा कुछ। पता होना इज इम्पॉर्टेंट, बट मोर इम्पॉर्टेंट कि आप सीखिए, है ना। जानकारी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कर सकें उसको, है ना। तो लर्न इट वो करते हैं। और दूसरी बात है, वॉट एवर he and the Microsoft or the team, what they do, like they inculcated the value system, the human value system in the organization. प्रोफेशनलिज्म के साथ में ह्यूमन वैल्यूज़ को कैसे प्रैक्टिस करते हैं, एंड टू द कोर, जिसमें कि आपका योर कमिटमेंट, योर परफॉर्मेंस लेवल, कमिटमेंट लेवल्स आर एट द पीक। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज करिस्मेटिक लीडर जिसको उनको मैं चाहूँगा कभी, अगर वो सोनी में अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है लाने की उनको, या उनको एज अ मेंटोर अगर मैं उनको ला सकता हूँ, आई वुड बी हैप्पी टू हैव हिम विद मी एंड माय टीम। कौन सी ऐसी छुपी क्रांति रही जिसने सोनी की टीम के कल्चर को पूरी तरह से चेंज कर दिया? एकदम साइलेंट तौर पर आपने कुछ अपनाया हो, हाँ, जो कि पूरे कल्चर को बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला हो, जो कि सोनी हैज़ बीन ए कल्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जब स्टार्टअप हुआ था सोनी का, तो पता है कि सोनी जब राइस कुकर से हमने किया और उसके बाद हम इस इनोवेटिव प्रोडक्ट सारे सोनी के ब्रांड पेटेंट सब हैं, तो कल्चर तो था। कल्चर वाज हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, में ब्लड में हम DNA बात करते हैं, सोनी DNA में कल्चर है सबका, हम सबका वैसा कल्चर है। बट long ago when we thought of like improvising our system, formulating policies and all, हमें एक चीज़ लगी कि 3 चीज़ें जो हमने जो है सोचा शुरू से, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी, उसके साथ में एक चौथी चीज़ जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो थी दैट फीडबैक मैकेनिज्म। लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें लोग आके पीपल कैन कम फॉरवर्ड, दे कैन टॉक फ्रीली, ओपनली। हमने वो दिया हुआ पार्ट, वो हमने धीरे धीरे वो हमने सिस्टम डेवलप किया इंटरनली। इट टुक टाइम। हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें वी कॉल्ड इट लाइक वॉइस ऑफ एम्प्लॉइज,
जिसमें मैं और शुरू में मैंने ही किया, फिर मेरे कलीग को मैं साथ ले जाने लगा. वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू द ब्रांचेस, सब जगह हम जहाँ भी जाते थे, और आई स्टार्टेड सिटिंग विद इंडिविजुअल 1-to-1 सबके साथ में, जो भी हो, चाहे ऑफ रोल ऑन रोल जो भी हो, सबके साथ आई स्टार्टेड सिटिंग विद 1-to-1, कैप्चरिंग देयर पर्सनल, ऑफिशियल, प्रोफेशनल, वट एवर दे वॉन्ट टू टॉक, दे कुड टॉक टू मी. सब ओपन बात करी हमने, नोट डाउन किए. उनको हमने बोला कि वी आर नॉट कमिटिंग टू यू, कि हम जो आपसे बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हैं, वी विल बी एबल टू फुलफिल ऑल दोज एक्सपेक्टेशंस, बट एक कमिटमेंट जरूर हमारी साइड से, विल कम बैक टू यू. हम आपको बताएंगे हो सकता है या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता, हम आपको जरूर बताएंगे. एंड आई वॉज सपोज टू शेयर दोज फीडबैक विद माई बॉस ओनली, विच माई बॉस वॉज लाइक MD. मैं उनसे, जो हमारे CEO है, मैं उनसे ही बात करता था, उन्हीं को बताता था, वही अभी भी करते हैं, तो उनको बताते थे हम. और हम सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमने वो प्रैक्टिस स्टार्ट करी कि फीडबैक मैकेनिज्म. तो वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, वी स्टार्टेड इनकलिकेटिंग दिस कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन. और ये मैं और मेरे जैसे जितने भी मेरे पीयर ग्रुप मेंबर्स हैं, मेरे कलीग्स हैं जो लीडरशिप पोजीशंस पे हैं, हम सब लोगों ने ये सब प्रैक्टिस स्टार्ट करी कि सब लोग जाएंगे, अपने लोगों से बात करेंगे और डिस्कस करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, लिख के ब्लैक एंड वाइट में डॉक्यूमेंट करेंगे, और उसके बाद एक्शन प्लान बनाएंगे और लिखेंगे, करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे. तो हमने ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने ये सोनी के अंदर जो मुझे लगता था कि जो बेटर, दैट वी हैव डेवलप्ड इन, वी हैव डन इट, है ना, हमने किया है. आज की डेट में हमारा मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. हम लोग पीपल दे कैन गिव ओपन फीडबैक, है ना, कैंडिडेट फीडबैक ओपनली दे सकते हैं वो लोग, क्योंकि आप सुनते हैं लोगों की बातों को ना, इसीलिए लोग फीडबैक भी देते हैं. और लोग कि लगता है कि कहीं कल उसे ऐसा नहीं होता है. कल को उनको मन में ये डर नहीं है कि अगर हम दे रहे हैं, एक्चुअल में बता दिया, पता चला कि 2 महीने बाद हम ही ना रहे यहाँ पर. तो बहुत जगह लोग चला तो देते हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट नहीं चेंज कर पाते हैं कि वो उनके साथ कोई नेगेटिविटी है. HR सर्किल में बैठते हुए इतने लोगों के साथ आपका मिलना जुलना है, आप जानते हो एग्जिट इंटरव्यू हम लोग करते हैं, सब लोग HR के अंदर. हमने अपनी स्टाइल चेंज करी, बिकॉज एग्जिट इंटरव्यूज आर इम्पोर्टेंट टू नो द पीपल वॉइसेस. बट वो वॉइस कब चाहिए हमारे को, जो जा रहा है उसके लिए भी तो इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल. वो दूसरों के लिए वॉइस दे के जा रहा है कि ये बेटर करो आप, बट वो तो चला गया. तो अब अगर हमने वी लॉस्ट ए गुड टैलेंट, है ना, वी लूज ए गुड टैलेंट, तो फिर वो तो चला गया. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम प्रोएक्टिवली जो है मैकेनिज्म ऐसा डेवलप करें जिसमें कि उसको वेट ना करना पड़ा एग्जिट इंटरव्यू के लिए आने के लिए उस समय का. वो कभी भी किसी के साथ भी बात कर सकता हो, और अपने सुपरवाइजर से वैसी बात कर सकता है जैसे HR वालों के साथ कर सकता है, और HR से वैसी कर सकता है. बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पीपल आर स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू HR डिपार्टमेंट. लोग बात नहीं करते, लोगों से डरते हैं HR वालों के पास जाने से. नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं करते और हम चाहते भी नहीं. और अगर कोई अगर डरते हुए तो इसको सुनने के बाद शायद वो निकाल दे दिमाग से कि HR वाले कोई डिफरेंट प्लेनेट से आए हैं. हम वैसे ही हैं जैसे आप लोग हैं, सब लोग हैं, हम वैसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, वही हम सब करते हैं. बिल्कुल. होना भी यही चाहिए, सोनी में इम्प्रूव किया, होना भी वही चाहिए. और आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आप इसीलिए कंपनी में हैं भी, मतलब उस चीज़ों के लिए, लोगों के लिए ही है. ऐसा कौन सा क्षण जब कंप्लायंस ने क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया सर? देखिए, क्रिएटिविटी इन ऑल सेंसेस एट ऑल लेवल इज अप्रिशिएटेड, इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ नीडेड, है ना. बट वो क्रिएटिविटी के साथ में अब जब आप ये मान के चलते हैं कि जो है लॉन्ग टर्म पे मेरे को जो है सस्टेनेबल रखना है चीज़ों को, तो आपके लिए कंप्लायंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. वहाँ पे आप देखते हैं कि मैं एथिकल वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करते हुए, बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग कैंपेन होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है ना, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें दे कंपेल पीपल टू गिव मनी और दोज थिंग्स टू द पीपल, बट वी डिस्करेज दैट. उसमें कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है. हम एथिकल वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करते हुए कैसे हम आगे लेके जाते हैं सिस्टम को, तो वो कई बार डिफिकल्ट हो जाता है ना, HR के लिए भी और डिवीजन के लिए भी और डिपार्टमेंट फंक्शंस के लिए भी, कि वो क्योंकि बहुत सारे सिस्टम ऐसे काम करते हैं जिसमें कि एथिक्स कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, तो वो डिफिकल्ट होता है प्रैक्टिस करना. बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, है ना. वो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है. आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, टाइम लग सकता है, बट आपके पास सॉल्यूशन जरूर मिलेंगे आपको. तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि क्रिएटिविटी के साथ में अगर आप उसको क्रिएटिविटी के ऊपर एक कहते हैं कि आपने एक जामा पहना रखा है कि आप वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हुए क्रिएटिव होंगे. आई थिंक दोज आर मोर इम्पॉर्टेंट टू बीइंग रादर देन बीइंग क्रिएटिव ओनली. और उसके बाद आप जो करते हैं वो दोज आर सस्टेनेबल वैल्यूज विच यू प्रैक्टिस इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो मुझे लगता है कि बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक टू फेसेस ऑफ वन कॉइन. दोनों साइड के हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट, बट दोनों साथ चल रहे हैं. कॉइन तो जब ही बनेगा, इंपॉर्टेंस उसकी जब ही है, वरना तो वो फेक कॉइन है, उसकी जरूरत ही नहीं है.
संजय भटनागर सर ने लगभग 3 दशक में सब कुछ कर लिया, सारे कॉरपोरेट्स को देख लिए, जितना भी कॉरपोरेट इंडस्ट्री है सब लोग जानते हैं, शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता हो, और आपके विचारधारा से सारे लोग प्रभावित भी रहते हैं। ऐसी कौन सा कोई हिडन टैलेंट, कोई ऐसी हॉबी जो अभी तक मार्केट में या आपकी एचआर फर्टिनिटी में या कॉरपोरेट में लोग नहीं जानते हैं, वो शायद अगर आप हम लोगों के साथ बताएं तो अच्छा लगेगा सर। देखिए, हिडन टैलेंट की आप बात करते हैं, नहीं जानते तो हिडन तो वही है जो नहीं जानते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में जानते हैं, वो हिडन नहीं है। जब मैंने इसे फैमिली, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और मेरी फैमिली में, मेरी क्लोज ग्रुप फैमिली जो मेरे मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे अपने लोग, जो मेरी वाइफ हो गई, बच्चे हो गए ना, वो सब लोग जो है मेरे, है ना, तो वो सब लोग जानते हैं मेरे बारे में। बट देन तो नथिंग हिडन टू देम। वहाँ तो आप छिपा भी नहीं सकते। अगर आज वो आ जाएगा तो फिर कहेंगे कि तो हम तो इतने साल तुम्हारे साथ रहे और तुम बताया भी नहीं हमें। तो मैं वैसा कुछ छोड़ता ही नहीं मौका किसी के लिए भी। कुछ मैं तो ओपन सिलेक्टिव पढ़ सकते हो, तो कैपेबिलिटी आपकी है पढ़ने की, है ना, आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। तो कमिंग बैक टू दैट, तो आई फील कि पहले ऐसा नहीं था, बट नाउ आई फील कि आई कैन सिंग, बिकॉज मैं अपना टाइम जो है, व्हेन वी हैव टाइम, तो हम अपने घर में, हमारे पास सिस्टम है पूरा, और मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम लोग बैठते हैं, हम लोग जो है अभी देन वी सिंग। तो स्ट्रेस बस्टर अगर बात करते हैं तो दिस इज़ समथिंग विच वी रियली एन्जॉय, सिंगिंग, है ना, वो है। और उसके अलावा 2 और चीज़ें हैं जिसको मैं, एक तो लाइक आई वांट टू स्पेंड माय टाइम विद माय फैमिली, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, तो मुझे भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। और कोविड टाइम का जो वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच माय वाइफ आल्सो सेज, ऑलवेज सेज लाइक दैट, कि द वन बेस्ट टाइम वाज लाइक कि समय ज़्यादा दे पाए एक दूसरे को, सब लोग एक दूसरे के साथ फैमिली में, तो बॉन्डिंग और बहुत स्ट्रांग हो गई, बिकॉज वी गॉट टू नो आवर पीपल वेल, है ना, बेटर देन अर्लियर, बिकॉज हम बहुत क्लोजली रहे, हम साथ में हर समय 24 आवर्स हर समय साथ रहे, तो वेरी बॉन्ड जो सिस्टम होता है, बॉन्डिंग होती है, बहुत ज़्यादा और स्ट्रांग हो गई। तो उस समय भी हमने बहुत समय इन चीज़ों में लगाया, जिसमें हमने वी डिड नॉट फील बॉदर्ड, मतलब वी डिड नॉट फील लाइक बोर्ड कि क्या करें कैसे करें। तो हमने गाने गाए, खाना, कुकिंग इज़ वन ऑफ माय अदर हॉबी, तो कुकिंग करी, बिकॉज उसमें देन हाउ यू डू थिंग्स डिफरेंटली, नई नई चीज़ें बनाने, नई तरीके से सोच लेके आनी, लोगों का टेस्ट, मतलब लोगों को केयर करना, लोगों को टेस्ट के बारे में जानना, उनके थॉट्स के बारे में, उनके एक्सपेक्टेशन के बारे में जानने जाना। आई थिंक कुकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द वे ऑफ नोइंग पीपल, है ना, कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, और ऐसे इंटीग्रेट करके कैसे आप सब चीज़ें बनाते हैं, कैसे कुक करते हैं, कैसे देते हैं, मुझे लगता है वो भी इम्पोर्टेंट है। स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? बहुत सारे हैं फेवरेट सॉन्ग, मतलब जो सबसे ज़्यादा आपके, हमेशा आपके दिल के पास रहता हो। सॉन्ग्स तो बहुत सारे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमने जब स्टार्ट, मतलब पहले बाथरूम सिंगर थे, बहुत लोगों की तरह हम भी बाथरूम सिंगर थे, लेकिन जब गाना चालू किया, लोगों के बीच में गाना चालू किया, तो फिर हमने करा, पीयर ग्रुप मेंबर्स में भी किया, अपने सोनी फैमिली मीटिंग, जो हमारे फैमिली डेज होते हैं, वहाँ पे भी मैंने गाना गाया, मेरी वाइफ को भी मैंने गाना, उन्होंने शी ऑल्सो सेंग ए सॉन्ग, तो हमने गाया गाने, और घर पे भी गाते हैं। तो क्लोज टू हार्ट तो बहुत सारे हैं, बट देन आप अगर कोई एक अभी टॉप ऑफ माइंड अगर आप पूछेंगे तो मधुबन खुशबू देता है, वो मुझे अच्छा लगता है सॉन्ग, क्योंकि उसमें मीनिंग भी है, मुझे मीनिंगफुल, और खास हम नए वाले गाने नहीं गा पाते हैं, ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू, वो मेरी बेटी गाती है, हम लोग सुनते हैं, और उसकी लिरिक्स के साथ में उनकी जो ट्यूनिंग है, या जो उनके लिरिक्स हैं, या जो जिस तरीके से जब गाने का स्टाइल है, वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे को तो आता ही नहीं, मैं मेरी बेटी तो मतलब शी समटाइम्स लाइक माई डॉटर, शी समटाइम्स लाफ्स एट मी, पापा जी आप अगर नया गाना गाएंगे ना तो भी पुरानी स्टाइल लगेगी, वो वही वाले गाने उसी तरह से गा रहे हैं आप गाना, तो वो आता है। तो पुराने गाने ज़्यादातर हमें, मेरा बेटा भी बोलता है, जब मैं चलता हूँ तो ज़्यादातर ना एफएम जो है, पुराने सॉन्ग जो आते हैं वो सुनेंगे, तो कहेगा कि 1947 का आपने ये गाना लगा दिया आप सुनने के लिए, तो नहीं, तो पुराने लगा, उन लोगों को पसंद नहीं आता है उसमें। तो सर, जो आपका ये फेवरेट एक तरह से जो आप बता रहे हैं, जो मधुबन वाला, अगर 2 लाइन हमारे लोगों के लिए अगर आप सुनाएं, वो भी देख लें कि थोड़ा सा सर किस तरह से, तो अगर ठीक है, रंजीत जी की डिमांड पर आपके लिए, तो मैं करता हूँ ट्राई। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है,
जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल बने या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है। जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। थैंक यू सो मच सर, लवली वॉइस थैंक यू सो मच। और सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है जो हमेशा मतलब दिल को टच करता है इस चीज़ के लिए। तो आज हमारे साथ संजय भटनागर सर हैं और हमने सारी एक एक करके इनकी जर्नी के बारे में सारे सवाल हमने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जो कि आने वाले कॉरपोरेट में आने वाली जनरेशन और जो अभी की जनरेशन है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। और मैंने सर के ही जर्नी से वो सारे क्वेश्चंस उठाए हुए थे और सर ने एक एक करके सारी चीज़ों को बड़े सही ढंग से उन्होंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके अपनी जवाब दिया हुआ है। तो आप लोग सर से कभी भी अगर चाहें तो मिल भी सकते हैं, सारे प्लेटफॉर्म पर हैं, लिंक्डइन के थ्रू आप मिल लीजिए, चाहे यूट्यूब के थ्रू यहाँ से मिले, तो हर प्लेटफॉर्म पर सर अवेलेबल है और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो मैंने शुरू में भी बोला था कि आपका अगर आपको एथिकली और आपको पारदर्शिता और उत्कृष्टता के बारे में अगर अपने मुकाम को हासिल करना है और कुछ सीखने वाली चीज़ है तो आप ज़रूर सर से सीखिए, मिलिए और अपना समय बिताइए और उसको अपने लाइफ के अंदर ज़रूर लाने की कोशिश करें, ताकि अपने देश और आपकी सोसाइटी और आपकी फैमिली के लिए वो चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। रंजीत, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।